हेलो 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 हेलो, आवाज़ आ रही मेरी? कैसे हो भाई? सब बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक, पहला क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। ये क्वेश्चन कह रहा है एन आइडियल गैस goes from initial state to final state. During the process, the pressure of gas linearly increases linearly with the temperature. कह रहा है कि गैस जो है वो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट जा रही है और गैस का जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, वो लीनियरली बढ़ रहा है। ठीक है, प्रेशर के साथ टेम्परेचर जो है वो लीनियरली बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये दे रखा है हमें कि प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अच्छा फिर क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, ये बताना है। पहला स्टेटमेंट पढ़े, अगर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है तो मैं आइडियल गैस इक्वेशन यूज करूं तो आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, इसका मतलब जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब यहां पे स्टेटमेंट पढ़ते हैं अपन, क्या क्या स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा? द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस इज जीरो। अब अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट, इसका मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। और अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस में हमें पता है कि आइसोकोरिक प्रोसेस में जो वर्क डन होगा गैस का वो जीरो होगा। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा? द हीट एडेड टू द गैस इज डिफरेंट फ्रॉम चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। कह रहा है गैस को जो हीट देंगे वो इसकी इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा उसके बराबर नहीं है। ये दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है। तो देखते हैं एक बार, फर्स्ट लॉ लगाता हूं मैं। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाता हूं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। वर्क डन बाय द गैस जो है वो जीरो है क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाला है। इसका मतलब जितनी भी हीट सप्लाई की जाएगी वो इंटरनल एनर्जी चेंज करने में ही काम आएगी। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो तो कह रहा है कि इंटरनल एनर्जी जो चेंज होगा वो हीट सप्लाइड से डिफरेंट होगा, जो कि गलत है। हीट सप्लाइड के बराबर ही होगा इंटरनल एनर्जी में चेंज। तो ये स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट गलत है, सेकंड वाला। थर्ड क्या कह रहा? द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इंक्रीज्ड। नहीं भाई, बहुत सिंपल सा सवाल है, वॉल्यूम कैसे इंक्रीज हो रहा है? आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम तो इंक्रीज हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा? द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज इंक्रीज्ड। गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। अब सुनो, इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होता है गैस का वो कितना होता है आइडियल गैस के लिए? F/2 nR ΔT। अब सुनो, इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस के लिए सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा तो इंटरनल एनर्जी घटेगी। इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, सिर्फ टेम्परेचर और टेम्परेचर का फंक्शन है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। अब यहां पे देखिए, इसने कहा कि गैस का प्रेशर लीनियरली बढ़ रहा है तापमान के साथ। इसका मतलब तापमान बढ़ रहा है तो प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। तापमान बढ़ा रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो ये स्टेटमेंट जो है अपना इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज इंक्रीज, हाँ डी स्टेटमेंट सही है। अगला स्टेटमेंट क्या करा? द प्रोसेस इज आइसोकोरिक, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। हाँ, वो तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, तो उससे पता पड़ गया कि वो आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो ई स्टेटमेंट जो है वो भी ट्रू है। यहां देखें तो A सही है, D सही है, E सही है। इसका मतलब ऑप्शन बी जो है यहाँ पे ये करेक्ट हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफी इजी सवाल है थर्मो का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा? ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए इज इक्वल टू 1 मीटर। एक स्क्वायर लूप है जिसकी साइड जो है वो 1 मीटर दे रखी है। इज हेल्ड नॉर्मली इन फ्रंट ऑफ ए पॉइंट चार्ज इतना। एक कूलम जो चार्ज है उसके सामने, पॉइंट चार्ज है 1 कूलम, उसके सामने एक अपन ने स्क्वायर की प्लेन होल्ड कर रखी है। स्क्वायर प्लेन की जो साइड है वो अपन को 1 मीटर दे रखी है। ठीक, द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द शेडेड रीजन इज इतना। इस शेडेड रीजन से, ये देखो अच्छा खासा डायग्राम बना हुआ है, शेडेड रीजन से जो फ्लक्स पास हो रहा होगा वो फ्लक्स कुछ कुछ ऐसा आ रहा है। तो हमें बताना है कि P की वैल्यू कितनी होगी। अब ध्यान से सुने, ये Q की इससे दूरी नहीं दे रखी, मैं मान लेता हूं कि Q की इससे दूरी a/2 है। ये दूरी जो है ये a/2 है। अब इसको देखें, एक मिनट इधर देखें। ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है कि अगर मान लो ये क्यूब है, ठीक है, क्यूब के अंदर अगर एक चार्ज रखा होगा Q, ठीक है, तो इस पूरे क्यूब से जो फ्लक्स गुजरेगा, पूरे क्यूब से जो फ्लक्स गुजरेगा वो गुजरेगा Q/ε0 गॉस लॉ की सहायता से हम देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये Q सेंटर में रखा हुआ है, बीचों बीच रखा हुआ है, तो हर सतह से जो फ्लक्स गुजरेगा वो बराबर अमाउंट में गुजरेगा। और टोटल यहां सतह देखूं, टोटल सरफेसेस देखूं तो 6 सरफेस है। इसका मतलब एक सरफेस से जो फ्लक्स गया, इस ऊपर वाली एक सरफेस से जो फ्लक्स गया वो फ्लक्स गया आपका Q/ε0 का 1/6। इसका मतलब कोई चार्ज अगर किसी स्क्वायर शीट से a/2 दूरी पे रखा हुआ है,
इधर देखिए, कोई चार्ज अगर एक स्क्वायर शीट से a/2 दूरी पे रखा हुआ है, जबकि स्क्वायर शीट की डायमेंशन a है, तो उस शीट से जो फ्लक्स जाएगा वो q/6 एप्सिलॉन नॉट जाएगा। अब यहां पे यही फंडा मैं यूज करने वाला हूं। ये चार्ज इस शीट से a/2 दूरी पे रखा हुआ है, इस शीट की डायमेंशन a है, तो इस चार्ज का इस पूरी शीट से जो फ्लक्स जाएगा वो q/6 एप्सिलॉन नॉट जाएगा। अब q/6 एप्सिलॉन नॉट जो गया होगा उसको मैं देखना, उसको मैं ऐसे अलग अलग 8 पार्ट में तोड़ देता हूं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इन 8 हिस्सों से गया है वो q/6 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे मेरे को इस येलो वाले से पूछा गया, तो येलो वाले कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5, 5 पार्ट। तो q/6 एप्सिलॉन नॉट जो यहां से था वो पूरी शीट से गुजरा, उसके पूरी शीट में 8 हिस्से हैं। तो देखो यहां से जो गया होगा इस येलो वाले से वो 5/8 ही गया होगा, जो पूरा आया, पूरा कितना आया, q/6 एप्सिलॉन नॉट। इस शीट पूरे शीट से q/6 एप्सिलॉन नॉट गया, उसमें से जो 5 हिस्से हैं वहां से निकालना, तो 5/8 आ गया। ठीक है, यहां से देखें सॉल्व करें तो आ गया 5q/48 एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर आना चाहिए। तो 5q की वैल्यू 1 दे रखी है, तो 5q/48 एप्सिलॉन नॉट, मतलब p जो है वो 48 है। यहां ऑप्शन जो है वो 48 आंसर जो है वो सही होगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्लास नोट्स में हम इसी का सिमिलर ये पोर्शन पढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लीस्ट काउंट ऑफ ए स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 mm है। अब आप ये बताइए मुझे, लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का क्या होता है। स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है, याद करिए, लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन on circular scale, number of division on circular scale। ठीक है, तो पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ये जो होता है यही लीस्ट काउंट होता है स्क्रू गेज का। हमें लीस्ट काउंट ये दिया। ठीक है, लीस्ट काउंट हमें कितना दे रखा है, लीस्ट काउंट दे रखा है 0.01 mm। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। If the pitch is increased by 75%, increased by 75%, इसका मतलब पहले अगर पिच P थी तो उसका 75% मतलब हो गया 3/4P, इतना बढ़ा दिया। तो अब नई पिच कितनी हो गई, नई पिच हो गई सर 7P/4, ये नई पिच हो गई। एंड द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल इज रिड्यूस्ड बाय 50%। मान लो सर्कुलर स्केल पे डिवीजन पहले कुछ C थे, अब वो C से 50% रिड्यूस कर दिए, 50% रिड्यूस कर दिया, इसका मतलब क्या, C में से अपन ने C/2 घटा दिया, इसका मतलब C/2 ही सर्कुलर डिवीजन बचे। ठीक, तो हमें बताना है कि नया लीस्ट काउंट कितना होगा। तो देखो पहले मान लो पिच P थी और नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन जो थे वो C थे, तो पहले पिच ये P/C जो है वो इतनी दे रखी है। अब नई पिच कितनी हो गई, नई पिच हो गई 7P/4 और नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन कितना हो गया, C/2। यहां से देखें तो ये 2 गया, तो ये बच गया 7P/C, 7P/2C। इसका मतलब साढ़े तीन गुना हो गई पुराने वाले लीस्ट काउंट का। पुराने वाले लीस्ट काउंट P/C तो थी, उसका 3.5 गुना हो गया। ठीक है, अब पुराने वाली लीस्ट काउंट ये रही, इसका 3.5 गुना करना है। ठीक है, तो 3.5 गुना करना है, तो ये कितना आ जाएगा, ये लिखा है 1 × 10⁻² mm। ठीक है, इसका 3.5 गुना मतलब 3.5 × 10⁻² mm आ जाएगा। अब हमें जो चाहिए वो 10⁻³ mm कुछ लिखा हुआ है, तो 10⁻³ कैसे कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 35 × 10⁻³ mm। ठीक है, तो आंसर जो होगा वो 35 आ जाएगा, 35 × 10⁻³ mm, ये नई पिच हो जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफी इजी सवाल है स्क्रू गेज का। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा, द टेम्परेचर ऑफ 1 mole ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज इंक्रीज्ड बाय 50 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट प्रेशर। कह रहा है कि आइडियल गैस का टेम्परेचर अपन ने 50 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया गया है कांस्टेंट प्रेशर पे, और गैस जो है वो आइडियल गैस हमें मोनोएटॉमिक दे रखी है, मोनोएटॉमिक गैस दे रखी है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या बोल रहा, द टोटल हीट एडेड एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी आर E1 एंड E2। E1 इज टोटल हीट एडेड एंड E2 इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक, बहुत बढ़िया। इफ E1/E2 इज x/9, तो x की वैल्यू बतानी है। अब सुनिए, फ्लोट देखिए, सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, Q = ΔU + W। ठीक है, अब एक एक स्टेटमेंट लिखते हैं, इधर देखिए।
डेल्टा यू को मैं पता अभी बताया डेल्टा यू आइडियल गैस के लिए सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होता है, तो इस डेल्टा यू को लिखूंगा मैं F/2 nR डेल्टा टी। वर्क डन, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो वर्क डन को लिख सकता हूं P डेल्टा वी। अब ये P डेल्टा वी है, तो ये जो चीज लिखी हुई है ये चीज भी कांस्टेंट प्रेशर के लिए ये P डेल्टा वी ही लिखा हुआ है, यानी Q की वैल्यू जो आ गई वो Q की वैल्यू देखो कितनी आ गई, F/2 P डेल्टा वी प्लस P डेल्टा वी। देखो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, ये वर्क डन वाला टर्म है, ये पूरा Q है। अब मुझे क्या दिया गया, Q और इंटरनल एनर्जी का रेशो x/9 है, तो Q और इंटरनल एनर्जी का रेशो देखिए, आप इधर देखिए, Q ये रहा और इंटरनल एनर्जी ये रही, इसका रेशो दिया हुआ है, यानी Q लिख रहा हूं देखना F/2 + 1 × डेल्टा PV, सॉरी P डेल्टा V, P डेल्टा V, ये Q लिखा डिवाइड बाय इंटरनल एनर्जी में चेंज, इंटरनल एनर्जी में चेंज ये आया, मतलब F/2 × P डेल्टा V। ये रेशो मुझे x/9 दिया हुआ है, यहां देखिए ये कैंसिल हो गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम, F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो मोनोएटॉमिक गैस दिया, मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 3, तो 3/2 + 1, तो ये हो जाएगा 5/2। ठीक है, ये ऊपर वाला टर्म आया 5/2 अपॉन नीचे वाला टर्म 3/2, यहां से देखिए तो ये आ गया 5/3, आंसर आ गया 5/3। अब इसने क्या बोला, रेशो जो है वो x/9 है, तो x कितना होना चाहिए, देखो x/9 जो है वो मुझे पता है कि रेशो कितना आया, 5/3 आया है, तो ये 3 गया, तो x की वैल्यू जो है वो 15 आ गई, x की वैल्यू जो है वो 15 आ गई, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें आंसर 15 होगा। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा, इधर देखिए चुनमुनु, ध्यान इधर, ये क्वेश्चन क्या कह रहा, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ की बढ़ते क्रम में बताना है, बढ़ते हुए वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी। ठीक है, तो इधर देखो, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड, एक्सरे। अब ये देखो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके हमें पता है कि जो ऑर्डर होता है वो इस तरह का होता है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्स एंड गामा। ठीक है, तो यहां से यहां जाते हैं इस ऑर्डर में, यहां से यहां जाते हैं, तो एनर्जी बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, वेवलेंथ घटती है और मोमेंटम भी बढ़ता है, यानी इधर से इधर जाऊंगा तो एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ जो होती है फ्रीक्वेंसी के इनवर्स है, मतलब वेवलेंथ घटेगी, मोमेंटम भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां पे हमें बोलना है कि वेवलेंथ सबसे बड़ी, तो वेवलेंथ सबसे बड़ी इसकी है क्योंकि एनर्जी सबसे कम इसकी है, जिसकी एनर्जी सबसे कम उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा। ठीक है, तो इसकी एनर्जी सबसे कम मतलब वेवलेंथ इसकी सबसे ज्यादा है, तो यहां पे देखें इनमें बताना है मुझे, तो माइक्रो देखो, माइक्रो आ गया सेकंड नंबर पे, मतलब माइक्रो की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, तो λ1 सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो देखो तीनों ऑप्शन में दिख रहा है λ1 सबसे ज्यादा है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गया। आगे चलते, माइक्रो के बाद देखो इंफ्रारेड, तो इंफ्रारेड की उससे कम होनी चाहिए, मतलब λ3 उससे कम होना चाहिए, λ3 उससे कम, एक ही ऑप्शन सी में दिख रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते, ये क्वेश्चन क्या करा, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। ठीक है, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, एक असर्शन है और एक रीजन है। असर्शन क्या बोल रहा है, देखिए असर्शन बोल रहा है इलेक्ट्रॉन इन अ सर्टेन रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन स्ट्रेट लाइन पाथ। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा है। अब स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी, स्ट्रेट लाइन पाथ में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब घूम फिर नहीं रहा है ऐसे। ठीक है, सीधा सीधा जा रहा है। आगे, द मैग्नेटिक फील्ड इन दैट रीजन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन इन अ सर्टेन रीजन ऑफ मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, ये क्या कह रहा, द मैग्नेटिक फील्ड इन दैट रीजन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, हाँ अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स होता है वो कितना होता है, Q V क्रॉस B। अब अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो, इसका मतलब फोर्स जीरो आना चाहिए। और फोर्स कब जीरो आएगा, जब V क्रॉस B जीरो हो जाए। V क्रॉस B कब जीरो होगा,
V क्रॉस बी, A क्रॉस B कब जीरो होता है? जब A और B या तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। इसका मतलब V और B या तो पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में मूव करने के लिए V और B जो है वो आपस में पैरेलल होना चाहिए। अब यही स्टेटमेंट जो है वो बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इन दैट रीजन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब ऊपर वाला स्टेटमेंट जो है, एन इलेक्ट्रॉन इन अ सर्टेन रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। हाँ, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ में ही मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है और ये इसका रीजन भी सही है, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर ट्रू एंड रीजन एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हाँ, स्टेटमेंट 2 यहां पे सही है, ठीक है। अगले पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन विद रेडियस ए कैरीज अ स्टेडी करंट आई। द करंट आई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस दिस क्रॉस सेक्शन। द प्लॉट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी विद डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर इज गिवन बाय। अब देखो, ये कह रहा है कि एक वायर है जिसकी रेडियस जो है वो a है और ये वायर ऐसे, ठीक है। इसमें करंट बह रहा है I, इसमें जो करंट है वो करंट बह रहा है I, करंट बह रहा है I, ठीक। और करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमें बताना है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन, मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन देखो चुन मनु, यहां से एक्सेस से मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी कर रही है हमें ये बताना है। तो देखो, सिलेंडर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है म्यू नॉट JR/2। रिजल्ट आपको याद होगा, सिलेंडर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है म्यू नॉट JR/2। और सिलेंडर के बाहर जो फील्ड होती है वो होती है अपने सिंपल वायर की वजह से। वायर की वजह से कितनी होती है? म्यू नॉट I/2πr। अब यहां से क्या दिख रहा है कि अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आर के प्रोपोर्शनल है और बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे आर बढ़ेगा अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, स्ट्रेट लाइन फंक्शन होगा। और उसके बाद जैसे जैसे आर बढ़ेगा बाहर जाने पे जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। तो यहां देखिए ऑप्शन, ये कह रहा है कि अंदर जीरो है, ये कह रहा है कि अंदर लीनियरली बढ़ रही है और उसके बाद घट रही है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये जो ऑप्शन है ये सही है, ठीक है। ये कह रहा है कंटिन्यूअसली घट रही है जो कि गलत है। ये कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड अंदर कांस्टेंट है, तो ये भी गलत है। ये दोनों ऑप्शन गलत है। अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है म्यू नॉट JR/2, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक। आगे चलते, काफी इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कह रहा, वापस से असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। पहला असर्शन पढ़ लेते हैं। इन एन इंसुलेटेड कंटेनर अ गैस इज एडियाबेटिकली श्रंक टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। गैस को एडियाबेटिकली वॉल्यूम पहले जो था उससे आधे वॉल्यूम पे लिया है। मान लीजिए पहले वॉल्यूम V0 था और उसको V0/2 कर दिए, एडियाबेटिकली किया, ये एडियाबेटिकली ये किया, ठीक है। आगे चलते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द गैस डिक्रीजेस, ठीक है। गैस का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करेगा। अब सुनिए एक मिनट, एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस में फ्लॉट लगाऊं, फर्स्ट लॉ लगाऊं तो Q = ΔU + W हो जाएगा और Q की वैल्यू जो है वो 0 है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। वर्क डन जो है वो ये वर्क डन बाय द गैस है, वर्क डन बाय द गैस। वॉल्यूम अगर डिक्रीज कर रहा होगा तो ऑब्वियसली गैस जो है वो नेगेटिव वर्क कर रही होगी, ये जो है ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव हो गया, इधर जाऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब ΔU पॉजिटिव आना है। और ΔU पॉजिटिव आना है, इसका मतलब टेम्परेचर जो है वो बढ़ना चाहिए। मैंने क्या बताया, आइडियल गैस के लिए जो ΔU होता है वो सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है। तो ΔU पॉजिटिव, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। जबकि पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, टेम्परेचर घट रहा है, जो कि गलत है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, ये यहां से दिख रहा है। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा, द फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इज एन इरिवर्सिबल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। अब सुनो, फ्री एक्सपेंशन अगर इंसुलेटेड कंटेनर में फ्री एक्सपेंशन हो रहा है तो वो एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। हीट का कोई एक्सचेंज होने वाला नहीं है, सडन प्रोसेस है। और सडन प्रोसेस हो रहा होगा तो हाँ वो एडियाबेटिक प्रोसेस है। यानी ये जो रीजन है ये करेक्ट है, ये स्टेटमेंट सही है पर ये गलत है। तो R इज ट्रू एंड A इज फॉल्स। तो ये थर्ड आंसर जो है वो करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा, इन द फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन 1 एज शॉन इन द फिगर, इसमें इसकी बात कर रहा है, 4 आइडेंटिकल चार्जेस Q0 आर केप्ट एट द कॉर्नर्स A, B, C एंड D। कह रहा है कि इसके कॉर्नर पे जो कि ABCD दिखा रखे हैं, इन पे चार्जेस Q0 रखे हुए हैं। हर किसी पे चार्ज Q0 एंड Q0। यहाँ पे मिसिंग है, ये Q0 रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फिर साइड लेंथ A दे रखी है मुझे क्यूब की, ये साइड लेंथ A दे रखी है।
In the second configuration 2, the same charges are shifted to midpoints G, E, H and F. अब क्या करा, ये कॉन्फ़िगरेशन 1 है, इसमें चार्जेस जो है कॉर्नर पे पड़े हैं और इनको क्या करा, नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में क्या करा, हर जो ये एज है इसके बीचों बीच रख दिया इस चार्ज को, मतलब यहां से समझे कि इस क्यू नोट को उठा के यहां से यहां लाया, इसको यहां से यहां लाया, यहां से यहां लाया, यहां से यहां लाया, ठीक है। देन if k is equal to 1 by 4 pi epsilon naught, then the difference between potential energy of configuration 2 and 1 is given by, अब ये कह रहा है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए u1 है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी u2 है, तो डिफरेंस बताना है पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, इधर सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा रहा हूं। यहां अगर इस सिस्टम को देखो तो जो चार्जेस फैले हुए हैं वो यूनिफॉर्म तरह से फैले हुए हैं, मतलब ये चार्ज कंसीडर करो, चाहे ये कंसीडर करो, चाहे ये कंसीडर करो, चाहे ये कंसीडर करो, ये सारे के सारे चार्जेस एक तरह से आइडेंटिकल है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनका वो आइडेंटिकल है। सेम यहां पे भी अगर मैं देखूं तो ये चार्ज बीचों बीच रखा है, ये भी बीचों बीच रखा है, ये भी बीचों बीच रखा है, ये भी बीचों बीच रखा है, इसका मतलब ये चारों के चारों जो चार्जेस हैं वो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और जब ऐसा चार्जेस का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मुझे पूछी जाए, ठीक, तो मैं उसको कैसे निकालूंगा, मैं निकालूंगा नंबर ऑफ चार्जेस जो भी सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो डिवाइड बाय 2, उसको हाफ कर दो, इनटू एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी लिख दो, इंडिविजुअल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी लिख दो, वही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, इंडिविजुअल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी लिख दो। अब यहां देखिए मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखता हूं, ठीक है, और सिस्टम के निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं n/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसा इसलिए कर पा रहा हूं कि चार्जेस सारे सारे सिमेट्रिक वे में फैले हुए, मतलब जैसा ये चार्ज है वैसा ये है, वैसा ये है, वैसा ये है, ठीक है। इसको मैं डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाऊंगा, चारों के चारों चार्जेस सिमेट्रिक वे में चारों एक तरह से फैले हुए। अब n/2 फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहा हूं, मतलब मैं u1 निकालना चाह रहा हूं, तो u1 क्या लिखेंगे अपन, देखिए u1 लिखूंगा मैं n/2, कितने चार्जेस फैले हुए हैं, तो 4 चार्जेस हैं, तो 4/2, एक सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए इसकी निकाल रहा हूं, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, ये दोनों चार्जेस को देखूं तो ये लिख दोगे k q0 बाय a, तो k q0 स्क्वायर बाय a ये आया। इसकी लिखूंगा तो ये लिखूंगा k q0 स्क्वायर बाय a, तो 2 k q0 स्क्वायर बाय इसका आया, k q0 स्क्वायर बाय a इसका आया, तो कितना आ गया, 2 k q0 स्क्वायर बाय a, ये इसका प्लस इसका आ गया। इसका देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, k q0 स्क्वायर बाय √2a, ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ गई। देखो ये इंडिविजुअल चार्ज की लिखी, उसको मैंने n/2 से मल्टीप्लाई कर दी, ये सिस्टम की आ गई। सिमिलरली मैं सेकंड इस सिस्टम के लिए देखूं, इस सिस्टम के लिए देखूं तो ये देखो फिर से यहां पे चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक है, तो मैं एक अकेले के लिखूंगा और पूरे सिस्टम की निकल जाएगी n/2 मल्टीप्लाई करने से। इस अकेले की देखते हैं, इसकी लिखते हैं, देखो ये दूरी कितनी होगी, पहले ये दूरी देखो, तो ये a/2 है, ये a/2 है, और a/2 है, a/2 है, तो ये √2 a/2 हो जाएगी, क्योंकि a तो ये √2a होती है, तो सिमिलरली a/2 तो ये √2 a/2, ठीक है, तो ये उड़ गया, तो यहां से आ गया a/√2, तो ये दूरी जो है ये a/√2 आ गई। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, देखो ये कितनी लिखूंगा, k q0 स्क्वायर बाय a/√2। सिमिलरली ये और ये लिखूंगा तो वो भी k q0 स्क्वायर बाय a/√2, यानी इसी का 2 गुना कर दूं, तो ये लिख दी, इसकी लिख दी, प्लस इसकी लिख दी। अब बचा हुआ ये, इसकी लिखूं तो ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी हो जाएगी आपकी a, ठीक है, क्योंकि ये साइड लेंथ तो यही दे रखी है ना, ठीक है, तो ये दूरी हो जाएगी अपनी a, तो कितना हो जाएगा k q0 स्क्वायर बाय a। ये आगे इंडिविजुअल चार्ज की और पूरे सिस्टम की निकालनी है, तो n/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब 4/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कॉन्फ़िगरेशन 1 की पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ये कॉन्फ़िगरेशन 2 की पोटेंशियल एनर्जी आ गई। मेरे को डिफरेंस पूछा u1 माइनस u2। अब ये जो सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट है खुद से सॉल्व कर लो, ठीक है, सिंपल। अब कैलकुलेशन बची, जो कंसेप्चुअल पार्ट था मैंने समझा दिया, ये माइनस ये करना है, ठीक, ये आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मूविंग बॉडी एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज गिवन बाय, किसी मूविंग बॉडी की पोजीशन वेक्टर किसी टाइम टी पे ये दी हुई है, पोजीशन वेक्टर ये दिया है, बहुत बढ़िया। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड इज, तो कह रहा है देखो पोजीशन वेक्टर दे दिया मैं, पोजीशन वेक्टर कितना दिया, 5t स्क्वायर i कैप माइनस 5t j कैप, ये पोजीशन वेक्टर दे दिया। हमें बोल रहा है कि वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड उसकी डायरेक्शन बतानी है, तो वेलोसिटी वेक्टर कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा। मैं डिफरेंशिएट करता हूं, देखिए डिफरेंशिएट करूंगा तो ये बन जाएगा 10t i कैप माइनस 5 j कैप, ये आ गई वेलोसिटी वेक्टर। अब मुझे वेलोसिटी वेक्टर चाहिए t इक्वल टू 2 पे,
तो t इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2, एट t इक्वल टू 2, वेलोसिटी वेक्टर एट t इक्वल टू 2, सॉरी वेलोसिटी वेक्टर एट t इक्वल टू 2 इज इक्वल टू t इक्वल टू 2 पे आ जाएगा 20 i कैप माइनस 5 j कैप। ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया। अब मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे, मैग्नीट्यूड चाहिए तो वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट इसका स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये अपना लगभग 400 प्लस 25 425 बन गया, ठीक है, अंडर रूट। अच्छा इसको एक बार अपने देखें, ऑप्शन देखें तो 5 5 5 5 बाहर निकला हुआ, इसका मतलब मैं क्या करूं, इसको 20 स्क्वायर को क्या लिखता हूं, इधर देखिए 20 स्क्वायर को लिख देता हूं मैं 5 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, ठीक है, 20 का स्क्वायर ही लिखा है, प्लस 5 का स्क्वायर, यहां से 5 का स्क्वायर कॉमन निकाल दो तो बाहर 5 आ गया, अंदर कितना बचा 4 का स्क्वायर मतलब 16 प्लस यहां पे बचा 1 तो ये बन गया 17, तो 5√17 इज मैग्नीट्यूड। स्पीड जो है वो 5√17 आ गई, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होता है वो आ गया। अब डायरेक्शन चाहिए तो देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर 20 आई कैप है, ठीक है, और इधर की तरफ -5 जे कैप है, मतलब इधर 5 है कंपोनेंट और इधर जो कंपोनेंट है वो 20 है। अब ये एंगल अगर देखो, ये एंगल मान लिया मैंने थीटा, ठीक है, ये एंगल मान लिया वर्टिकल से नेगेटिव वाई एक्सिस से जो एंगल माना वो थीटा मान लिया, तो tan थीटा क्या लिखेंगे, tan थीटा जो लिखा जाएगा वो tan थीटा कितना लिखा जाएगा जल्दी बताओ, tan थीटा जो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर 20 और बेस 5, तो ये आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू 4, मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस से tan इनवर्स 4 एंगल बना रहा है। तो यहां ऑप्शन चेक करते हैं, देखो मैग्नीट्यूड 5√17, तो इसका मतलब ये और ये ऑप्शन तो मैग्नीट्यूड में ही कट गए। दूसरा ये क्या बोल रहा है 5√17, ये भी बोल रहा है 5√17, ठीक है, ये बोल रहा है कि कितना एंगल बना रहा है, tan इनवर्स 4 एंगल बना रहा है नेगेटिव वाई एक्सिस से, हाँ tan इनवर्स 4 एंगल बना रहा है नेगेटिव वाई एक्सिस से, तो स्टेटमेंट सी जो है यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, कह रहा है कि इनमें से कौन सा ग्राफ सही है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में ग्राफ बनाओ। तो अब सुनो, सबसे पहले सेल्सियस फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच में कैसे रिलेशन डिफाइन है, तो इधर देखिए सेल्सियस में अगर मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करूं और 100 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करूं, तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट करूंगा तो ये बन जाएगा 273.15 केल्विन, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट करूं तो ये बन जाएगा 373.15 केल्विन। फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा अपना 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में होता है अपना 32 फ़ारेनहाइट, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो होता है 212 फ़ारेनहाइट। अब यहां देखिए मेल्टिंग, और ये देखो ये पॉइंट जो है ये मेल्टिंग पॉइंट एक तरह से, और ये बॉइलिंग पॉइंट है, तो ये डिग्री सेंटीग्रेड में ये मेल्टिंग और बॉइलिंग है, तो ये केल्विन में मेल्टिंग और बॉइलिंग हो गए, और ये फ़ारेनहाइट में मेल्टिंग और बॉइलिंग हो गए। अब ये जो गैप है, ये गैप देखिए आप, ये गैप जो है ये गैप 100 का है, यहां पे भी ये गैप 100 का है, और यहां पे भी ये गैप जो है ये 180 का है, ठीक है। अब देखना इसका मतलब यहां पे अगर 1 डिग्री बढ़ूंगा, 0 से 1 डिग्री गया तो यहां पे भी 1 ही बढ़ेगा, पर यहां जो बढ़ेगा वो 1.8 बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि इधर 100 बढ़ा तो इधर 180 बढ़ा, तो इधर 1 बढ़ेगा तो इधर 1.8 बढ़ेगा। यानी अब देखना यहां किसी पॉइंट, कोई जनरल पॉइंट को लेता हूं, इधर देखिए यहां कोई जनरल पॉइंट को लेता हूं, ये पॉइंट ले लिया मैंने कुछ डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहां पे कुछ फ़ारेनहाइट होगा। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन निकलना है, इन दोनों के बीच में रिलेशन लिखना है, तो देखो ये गैप कितना हुआ, ये गैप हो गया अपना डिग्री सेंटीग्रेड -0 अपॉन ये टोटल गैप कितना था 100। यहां देखिए फ़ारेनहाइट -32 अपॉन ये गैप कितना 180, इसको इक्वेट कर दो, ये आंसर आ जाएगा। यहां पे डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बीच में ये रिलेशन है, ये रिलेशन देखिए ये 0 0 गया, डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू आ गया फ़ारेनहाइट -32 इंटू 10/18 यानी 5/9, ठीक है। ये रिलेशन यहां पे लिखता हूं, देखिए आप ऊपर लिख रहा हूं ये रिलेशन, डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू आ गया अपने पास फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5/9, हाँ जी देखिए फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5/9। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन मेरे को देखो डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बीच में ग्राफ बनाना है, तो ये मल्टीप्लाई करो अंदर तो ये बन गया डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 5/9 फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5/9, तो ये हो जाएगा 160/9। ये देखो ये चीज लिखी हुई है y, क्योंकि ग्राफ में देखो तो ग्राफ में सारा का सारा सेंटीग्रेड ऊपर है, मतलब ये y, ये चीज लिखी हुई x,
तो आपको दिख रहा होगा y इक्वल टू mx प्लस c ग्राफ है, यानी स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा जिसका स्लोप 5/9 होगा, स्लोप पॉजिटिव है और जिसका इंटरसेप्ट जो है वो नेगेटिव में, इंटरसेप्ट है -160/9, इसका मतलब y एक्सिस को -160/9 पे कट करेगा, तो ये ग्राफ गलत हो गया, स्लोप नेगेटिव है। ये ग्राफ स्लोप पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट भी नेगेटिव में है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है, मतलब ये वाला जो ग्राफ है ये सही है। देखो स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेप्ट भी नेगेटिव में, इंटरसेप्ट कितना होना चाहिए, ये जो दूरी है ये 160/9 है, और जो इसका स्लोप होगा वो स्लोप अपना 5/9 होगा। ये ग्राफ गलत है, 0 0 से पास कर रहा है, इंटरसेप्ट होना चाहिए, यहां पे भी इंटरसेप्ट जो है वो पॉजिटिव है, जबकि इंटरसेप्ट आना चाहिए नेगेटिव में 160/9। देखिए तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये ग्राफ गलत है, और स्लोप भी इसका तो नेगेटिव है, स्लोप पॉजिटिव आना चाहिए। यहां पे समझ में आया होगा आपको। ऐसे ही अब देखो ये डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बीच में पूछा, ऐसे ही केल्विन और फ़ारेनहाइट के बीच में पूछ सकता है, ठीक, तो वो खुद से करना। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा, n इक्वली स्पेस्ड चार्जेस, n equally spaced charges each of value q are placed on a circle of radius r. The circle rotates about its axis with an angular velocity omega as shown in the figure. The bigger Amperian loop B encloses the whole circle whereas a smaller Amperian loop A encloses a small segment. The difference between enclosed current IA minus IB for the given एम्पियर लूप इज। अब क्या कह रहा है, देखो ये अपने पास एक सर्कल है, इस सर्कल के रेडियस आ रहे और ये सर्कल घूम रहा है ओमेगा से, एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा से, और ये डिफरेंट चार्जेस क्यू 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 यूनिफॉर्मली फैले हुए, ठीक है, तो ये जो चार्जेस फैले हुए हैं वो एन फैले हुए हैं, एन एन इक्वली स्पेस्ड है, इसका मतलब इस पूरी रिंग पे चार्ज देखूं तो वो एन एन टू क्यू हो गया। अब ये रिंग ओमेगा से घूम रही है, तो रिंग एक चक्कर कितने में कर लेगी, टाइम पीरियड अगर मैं देखूं तो टाइम पीरियड लिख सकता हूं 2π/ω, यानी इतना चार्ज देखूं तो वो इतना चार्ज, यहां कोई लोकेशन लेके बैठा हूं, यहां देख रहा हूं, इधर ये देखो आंख लगा के यहां से देख रहा हूं, तो इससे चार्ज ऐसे गुजरेंगे, कंटिन्यूअसली ऐसे गुजर रहे हूं, एक टाइम पीरियड में जो चार्ज होगा वो एनक्यू चार्ज एक बार गुजर चुका होगा, पूरा सारा का सारा चार्ज एक बार ऊपर से मतलब ऐसे गुजर चुका होगा, ठीक है। तो अगर मैं एवरेज करंट लिखना चाहूं, एवरेज करंट लिखना चाहूं, तो देखो इससे अगर देखूं इस एरिया से, ठीक है, तो इससे एनक्यू चार्ज गुजरा कितने टाइम में, 2π/ω टाइम में, तो ये एवरेज करंट आ गया। जबकि इससे देखूं तो इधर से चार्ज इधर गया है और इधर से चार्ज इधर बाहर आ गया, इसका मतलब नेट चार्ज इससे फ्लो कर ही नहीं रहा, ठीक है। ये एक तरह समझिए कि करंट एंटर करा और करंट एग्जिट कर गया, तो यहां पे अगर मैं करंट देखूंगा आई बी लूप के थ्रू अगर करंट देखूं तो वो करंट 0 है, चार्ज एंटर करा चार्ज बाहर आ गया, ई गया ई वापस आ गया, ठीक है। तो ये जो है यहां पे करंट 0 है, जबकि यहां पे करंट ये, हमें डिफरेंस पूछा था करंट का, मतलब IA माइनस IB पूछा है, IA की वैल्यू हमारी है NQ/2π/ω और IB जो है वो 0 है, ये डिफरेंस आ जाएगा। यहां ऑप्शन देखें तो NQ/ω/2π ये आंसर होगा, NQ/ω/2π ये गलत हो गया, NQ/ω/2π ये गलत हो गया, NQ/ω ये भी गलत हो गया, हाँ सही है अपना अपन। देखो कोई भी यहाँ पे तो मैच कर ही नहीं रहा है, देखें एक बार, चेक करें इसको, NQ नहीं, ये तो गलत हो गया, और NQ ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये ऑप्शन होना चाहिए, NQ/2π होना चाहिए, टू यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, बाकी तो सब नहीं हो रहे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 एंड फ्रीक्वेंसी न्यू कर्व इज प्लॉटेड। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ प्लॉट किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, ठीक है। H इज प्लैंक कांस्टेंट एंड फाई इज वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। अब सुनिए, सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता था कि ये मेटल शीट ली, यहां से फोटोन गिराया हमने, लाइट गिराई, जिसकी फ्रीक्वेंसी, फोटोन की फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते थे, ठीक है। और यहां पे अपन ने इक्वेशन लिखी थी, तो इक्वेशन क्या थी, जितनी एनर्जी फोटोन लेके आया h न्यू, वो किस किस में यूटिलाइज हो रही थी, वो हो रही थी वर्क फंक्शन प्लस जितनी एनर्जी बाहर लेके निकला इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वो काइनेटिक एनर्जी को मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में अगर लिखना चाहूं तो देखो ये लिख सकता था, h न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता था E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये आपकी इक्वेशन है। अब मेरे से बोला है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाया,
स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाया, तो यहां पे ई मैं पूरी में इस इक्वेशन में डिवाइड कर दूं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फाइ नॉट इधर लिया और ई डिवाइड कर दूं, ये इक्वेशन बन जाएगी। देखो फाइ नॉट इधर लाऊंगा तो एच न्यू माइनस फाइ नॉट, और ई से डिवाइड कर दूंगा तो ये पूरी के नीचे ई इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया। अब हमसे स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस न्यू ग्राफ बनाया, तो देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस न्यू ग्राफ, तो ये ई अलग अलग कर दो तो इसका स्लोप आ गया। इक्वेशन क्या दिख रही है, देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू एच बाई ई टाइम्स ऑफ न्यू माइनस फाइ बाई ई, फाइ नॉट बाई। ग्राफ कैसा दिख रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो स्ट्रेट लाइन है। यहां पे भी इंटरसेप्ट देखो तो इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इंटरसेप्ट नेगेटिव है, जिसका स्लोप h बाई ई होगा। यहां स्टेटमेंट पढ़ते हैं, पहला क्या बोल रहा, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ जो है वो लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है। हाँ स्टेटमेंट सही है, ये स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप h बाई ई है और इंटरसेप्ट माइनस फाइ नॉट बाई ई है। स्लोप ऑफ वी नॉट वर्सेज न्यू ग्राफ इज फाइ नॉट बाई एच, गलत, स्लोप कितना है, स्लोप तो h बाई ई है। अगला h कांस्टेंट इज रिलेटेड टू स्लोप ऑफ वी नॉट वर्सेज न्यू लाइन, ठीक है, तो h जो है वो स्लोप से रिलेटेड है, हाँ स्लोप से रिलेटेड है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अगला क्या बोल रहा, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द h यूजिंग वी नॉट वर्सेस न्यू ग्राफ, तो कह रहा है कि चार्ज E की कोई जरूरत नहीं है, h की वैल्यू अगर इस इक्वेशन से कैलकुलेट करना चाहो तो जरूरत है। देखो हमें स्लोप पता है h बाई ई, ग्राफ जब बनाओगे तो उसका स्लोप तुम देख सकते हो, ठीक है, स्लोप h बाई ई पता होगा, e पता होगा तभी h निकाल पाओगे, हमें h निकालना है, स्लोप पता है, ठीक है, तो e पता होना पड़ेगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये कह रहा है कि e की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, गलत। द वर्क फंक्शन कैन बी एस्टिमेटेड विदाउट नोइंग द वैल्यू ऑफ h, कह रहा वर्क फंक्शन जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं बिना h जाने। हाँ वर्क फंक्शन का h से कोई लेना देना नहीं, वर्क फंक्शन के लिए हमें ई नोट ई पता होना चाहिए, क्योंकि ये देखो ये टर्म है आपका इंटरसेप्ट, तो y एक्सिस को जहां ग्राफ कट कर रहा होगा अगर वो पॉइंट पता होगा तो ये आ जाएगा अपने पास, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहां देखिए यहां क्या आ रहा है, ऑप्शन कौन कौन से सही है, एक तो ए सही है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है, तो ए सही है, फिर सी सही है, फिर ई सही है, तो यानी ऑप्शन बी जो है ये आंसर 2 यहां पे सही है, सॉरी आंसर 3 यहां पे सही है, ए सी एन ई, ये ए सही है, सी सही है, ई सही है, ठीक। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा, द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इन एयर फॉल्स फ्रॉम 40 डिग्री टू 24 डिग्री इन 4 मिनट, कह रहा है 4 मिनट में बॉडी का जो तापमान है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 24 डिग्री सेंटीग्रेड गिर जाता है 4 मिनट में, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ एयर इज 16 डिग्री, जो बाहर सराउंडिंग है उसका तापमान हमें दे रखा है 16 डिग्री। द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इन द नेक्स्ट 4 मिनट, अगले 4 मिनट में बॉडी का तापमान क्या होगा। अब ये क्वेश्चन जो है ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पे क्वेश्चन है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पे क्वेश्चन है। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का बेसिक कंसेप्ट क्या था, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का बेसिक कंसेप्ट था कि रेट ऑफ कूलिंग जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर डिफरेंस के। किस किस के टेम्परेचर डिफरेंस, देखो रेट ऑफ कूलिंग, ये लिख दिया रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस किस किस का, बॉडी का तापमान और सराउंडिंग का तापमान, तो बॉडी का तापमान माइनस सराउंडिंग का तापमान, ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है। अब यहां सुनिए, पहले यहां से जब यहां गई बॉडी, यहां से जब यहां गई तो तापमान में जो चेंज हुआ वो तापमान में चेंज हुआ आपका 16, तो ये टर्म मैं अगर एवरेज फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये लिख दूंगा ये 16 अपॉन कितने टाइम में, तो 4 मिनट में, इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा तो कुछ कांस्टेंट इनटू ये है बॉडी का तापमान। बॉडी का तापमान तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, 40 से 24 हो गया, मैं क्या करूंगा इसको एवरेज फॉर्म में लिख रहा हूं, मतलब बॉडी का तापमान एवरेज लिख लूंगा। एवरेज कितना हो जाएगा, देखो पहले 40 था फिर 24 हो गया, तो 40 था 24 हो गया, तो एवरेज करने के लिए क्या करूं, एवरेज ये दोनों को सम करूं, डिवाइड बाय 2 कर दूं, तो ये सम करूंगा तो ये 64 हो जाएगा, और 64 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 32 एवरेज तापमान आ गया। तो बॉडी का एवरेज तापमान 32 है, माइनस सराउंडिंग तापमान जो है वो 16, ये पहले लिख दिया। दूसरे केस में बॉडी मान लो, देखो 24 से मान लो कुछ टी डिग्री तक गई, 24 से कहां तक गई, टी तक, ये वापस से ये लिखे तापमान में चेंज कितना आया, 24 माइनस टी, कितने टाइम में, तो वापस से 4 मिनट में, इज इक्वल टू कांस्टेंट के टाइम्स, ये देखो बॉडी का ये एवरेज तापमान है, एवरेज तापमान क्या होगा, पहले 24 था फिर टी हो गया, तो एवरेज कैसे निकाल रहे हैं, ये प्लस ये डिवाइड बाय 2,
तो 24 प्लस टी बाई 2 माइनस सराउंडिंग तापमान अभी भी 16 है। अब इन दोनों इक्वेशनों को, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशनों से मुझे टी निकालना है कि 4 मिनट बाद ये तापमान कितना हो गया, टी निकालना है। टी निकालना तो मैं क्या करूं, इन दोनों इक्वेशनों को डिवाइड कर दो। इन दोनों इक्वेशनों को आप डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करते ये के उड़ गया, ये 4 से 4 उड़ गया, ठीक है। तो इक्वेशन इतनी सी बची, बहुत इजी सी इक्वेशन बची, 16/24 माइनस टी इज इक्वल टू 16/32 माइनस 16, 16 हो गया, 16/24 प्लस टी बाय 2 माइनस 16। ये 16 और ये 16 भी उड़ गया, ये यहां से यहां भेजो, ये यहां से यहां भेजो। तो देखिए ये यहां से यहां भेजूंगा तो ये बन जाएगा 24 प्लस टी बाय 2 माइनस 16 इज इक्वल टू 24 माइनस टी। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, यहां से टी आ जाएगा, ठीक है। इतना काम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि बस ये सिंपल सा यहां से टी निकालना है, ठीक। आगे चलते, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एनर्जी ई एंड मोमेंटम पी ऑफ ए मूविंग बॉडी ऑफ मास एम आर रिलेटेड बाय सम इक्वेशन। कह रहा है कि एनर्जी ई और मोमेंटम पी किसी इक्वेशन से रिलेटेड है एक मूविंग बॉडी के लिए। गिवन दैट सी रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ लाइट, आइडेंटिफाई द करेक्ट इक्वेशन। इसमें बताना है कि कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। अब देखो करेक्ट इक्वेशन आइडेंटिफाई करनी है तो सबसे बेस्ट तरीका है, अगर मेरे को 4 इक्वेशन लिख के दे दी जाए और बोली जाए कि इनमें से करेक्ट इक्वेशन बताओ, तो यूनिट डायमेंशन एक अच्छा तरीका है। मैं क्या करूंगा, इधर देखिए, इधर लिखा है एनर्जी का स्क्वायर, इधर लिखा है ये सम टर्म प्लस ये कुछ डब्बा, ये एक डब्बा और ये दूसरा डब्बा, दोनों डब्बे जुड़ रहे हैं। अगर जुड़ रहे हैं इसका मतलब इन दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए और वो डायमेंशन इसके बराबर होनी चाहिए। अब एनर्जी की डायमेंशन सुनिए, एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। मान लो काइनेटिक एनर्जी है, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एम एल टी की पावर -1, तो ये एल स्क्वायर टी की पावर -2 बन जाएगी, ये डायमेंशन हो जाएगी, ये एनर्जी की डायमेंशन होगी। अब एनर्जी का स्क्वायर लिखा है मतलब यहां डायमेंशन क्या हो गई, एम स्क्वायर एल की पावर 4 टी की पावर -2, यानी ये बचे हुए जो दोनों टर्म है इनकी भी डायमेंशन यही होनी चाहिए। तो यहां ऑप्शन चेक करना है कि इनमें से कौन से की डायमेंशन ये है। तो देखो यहां पहला चेक करते हैं, पी सी स्क्वायर, पी मास है तो एम वी स्क्वायर टाइम्स लिखा है, जबकि यहां एम वी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा है। ये देखो इसकी डायमेंशन पी सी स्क्वायर की डायमेंशन देखता हूं, पी सी स्क्वायर की डायमेंशन जल्दी बताए, पी सी स्क्वायर की डायमेंशन, पी मोमेंटम है, मोमेंटम मतलब एम इंटू एल इंटू टी की पावर -1, ठीक है। सी स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, एम एल टी की पावर सॉरी एम एल क्यूब टी की पावर -1। सही कर रहा हूं क्या, देखिए आप, P लिखा अपन ने एम एल टी की पावर -1 और सी स्क्वायर मतलब एल, सी स्क्वायर मतलब एल, सी स्पीड है ना, तो स्पीड की क्या हो जाएगी, एल टी की पावर -1 का स्क्वायर मतलब ये हो गया, ये कितना आ गया, एम एल क्यूब टी की पावर -3, जबकि आना ये चाहिए था, तो ये तो मैच नहीं कर रहा, ठीक। अगला सेम यहां पे भी पी सी स्क्वायर लिखा है तो ये भी मैच नहीं करने वाला। अब यहां देखिए ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां पे भी पी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका मतलब इन दोनों में से जो आंसर होना है उसमें ये टर्म तो कॉमन ही है, तो इसको चेक नहीं करेंगे, इसको चेक करेंगे। ये क्या लिखा है, एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ये लिखा हुआ है एम स्क्वायर सी की पावर 4, तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर चेक करते हैं, एम स्क्वायर सी स्क्वायर, तो एम स्क्वायर मतलब ये, सी स्क्वायर मतलब एल टी की पावर -1 का स्क्वायर, तो ये हो गया, ये हो गया। यहां देखिए क्या ये डायमेंशन है, ये डायमेंशन मैच कर रही है, नहीं, ये भी गलत हो गया, इसका मतलब ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन 4 जो है वो यहां पे करेक्ट आंसर। ठीक, ये एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन है एक मूविंग बॉडी के लिए, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा, in a Young's double slit experiment 3 polarizers are kept as shown in the figure. The transmission axes of P1 and P2 are orthogonal to each other. अब ये कह रहा है कि ये एक पोलराइजर है, ये एक पोलराइजर है, इसकी ट्रांसमिशन एक्सेस और इसकी ट्रांसमिशन एक्सेस जो है वो आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। द पोलराइजर P3, ये जो पोलराइजर P3 है ये कवर्स बोथ द स्लिट्स with its transmission axis at 45 degree to those of P1 and P2। कह रहा है इसकी जो ट्रांसमिशन एक्सेस है वो ट्रांसमिशन एक्सेस इससे भी 45 डिग्री बना रही है, इससे भी 45 डिग्री बना रही है। अब सुनिए, मान लो P1 की ट्रांसमिशन एक्सेस ये है, तो P2 की ट्रांसमिशन एक्सेस ये है, और P3 की जो ट्रांसमिशन एक्सेस है वो 45 बना रही है दोनों से, ठीक। एन अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंड इंटेंसिटी आई नॉट, अनपोलराइज्ड लाइट जो है उसकी वेवलेंथ λ1 है, लैम्डा है, और इंटेंसिटी आई नॉट जो है वो P1 पे और P2 पे गिरा रहे हैं। अब सुनिए,
या इंटेंसिटी अनपोलराइज लाइट आप किसी पोलराइजर पे गिराते हैं तो इंटेंसिटी आधी हो जाएगी। इसका मतलब यहां से जब लाइट निकलेगी तो इसकी इंटेंसिटी I0/2 होगी, और यहां से भी लाइट जब निकलेगी तो इसकी इंटेंसिटी I0/2 होगी। और इन दोनों में क्या फर्क होगा? तो अगर ये जो है ये इस एक्सिस में इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन हो रहे हैं तो इसके वाले इसके परपेंडिकुलर ऑसिलेशन हो रहे होंगे, क्योंकि इन दोनों की पास एक्सिस या ट्रांसमिशन एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इंटेंसिटी I0/2 हो गई। अब यहां से जब ये आगे जाएगी लाइट तो ये देखो ये पोलराइज लाइट है, और पोलराइज लाइट अगर किसी पोलराइजर पे गिरती है, पोलराइज लाइट अगर किसी पोलराइजर पे गिर रही है तो मोल्स लॉ हम जानते हैं, मोल्स लॉ हम जानते हैं। मोल्स लॉ क्या कहता है? मोल्स लॉ कहता है कि पोलराइज लाइट अगर किसी पोलराइजर पे गिरती है तो गिरने के बाद जब पास करेगी तो उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो होगी गिरने से पहले वाली इंटेंसिटी इनटू cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या है? पोलराइज लाइट जब किसी पोलराइजर पर गिर रही है उसके बाद जब बाहर निकलेगी तो उसकी इंटेंसिटी, ये क्या है? गिरने से पहले की इंटेंसिटी इनटू cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा क्या है? ऑसिलेशन और ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच का एंगल, मतलब लाइट जिस डायरेक्शन में पोलराइज है वो और ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच का एंगल। अब सुनिए, ये I0 जो है I0/2 है, वो मान लो इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है, ट्रांसमिशन एक्सिस इससे 45 डिग्री पे, तो यानी यहां जब लाइट बाहर निकलेगी इससे जब लाइट बाहर निकलेगी वो निकलेगी I0/2, पहले ये थी इंटेंसिटी, इनटू cos स्क्वायर 45। यहां से जब लाइट बाहर निकलेगी वो भी निकलेगी I0/2 इनटू cos स्क्वायर 45। cos स्क्वायर 45 हो गया 1/2, तो ये हो जाएगा I0/4 और ये हो जाएगा I0/4। मतलब यहां से जब लाइट बाहर निकलेगी तो इंटेंसिटी I0/4 एंड I0/4 होगी। आगे चलते, ये क्या कह रहा? द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आफ्टर P3 वेयर द पार्ट डिफरेंस बिटवीन द लाइट वेव्स फ्रॉम S1 एंड S2 इज λ/3। तो कह रहा है कि उस पॉइंट पे इंटेंसिटी बताओ, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी बताओ जहां पे पार्ट डिफरेंस यहां से और यहां से आने वाली वेव के बीच में जो पार्ट डिफरेंस है वो λ/3 है। अगर पार्ट डिफरेंस λ/3 है तो फेज डिफरेंस कितना होगा? तो फेज डिफरेंस क्या होता है? फेज डिफरेंस होता है 2π/λ इनटू पार्ट डिफरेंस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2π/λ इनटू पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस कितना है? λ/3। ये गया तो ये बन गया 2π/3। फेज डिफरेंस जो आया वो आ गया 2π/3। मतलब ऐसे पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी है जहां पे फेज डिफरेंस 2π/3 है और दोनों स्लिट से जो वेव आ रही है बाहर जब निकली तो ये इंटेंसिटी I0/4 और I0/4 है। तो अब वेव ऑप्टिक्स में हमने ये पढ़ा है, इधर देखिए, वेव ऑप्टिक्स में हमने पढ़ा है कि नेट इंटेंसिटी जो होगी वो हो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos phi। ठीक है, ये नेट इंटेंसिटी हो जाएगी। I1 बताइए, I1 थी अपनी I0/4, I2 कितनी थी? I2 भी थी अपनी I0/4। ठीक है, प्लस 2√I1 I2 I0/4 I0/4 तो बाहर I0/4 आ गई, I0/4 बाहर आ गई, इनटू cos phi मतलब फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस जो है वो अभी अपन ने देखा कि पार्ट डिफरेंस λ/3 था तो फेज डिफरेंस आया था 2π/3। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? I0/4 तो 2I0/4। ठीक है, और ये बन गया 2I0/4 इनटू cos 2π/3। cos 2π/3 इज cos 120 डिग्री, और cos 120 डिग्री कितना होगा बताइए मुझे? cos 120 डिग्री होगा आपका -1/2। ठीक है, cos 120 डिग्री कितना होगा? -1/2। ठीक है, और cos 120 डिग्री अगर -1/2 हो गया तो ये वैल्यू अपने पास देखिए, ये गया तो बन गया 2I0/4 -I0/4, तो बन जाएगा I0/4। आंसर जो है वो I0/4 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन जो है मल्टीपल कंसेप्ट इन्वॉल्व है इसमें। पोलराइजेशन का कंसेप्ट आ गया, ट्रांसमिशन एक्सिस वगैरह के एंगल दे दिए अपन को, मतलब पोलराइजेशन लगभग पूरा ही कवर कर लिया है। ठीक है, उसके बाद इसमें वेव ऑप्टिक्स का भी कंसेप्ट इसने मिक्स कर दिया। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर देखे तो I0/4 आया, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे चलते, ये क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? A tightly wound long solenoid carries a current of 1.5 एम्पियर। कह रहा है लॉन्ग सोलेनॉइड है, उसमें करंट जो जा रहा है वो करंट 1.5 एम्पियर जा रहा है। ये सोलेनॉइड है, इसमें जो करंट है ये करंट तुम्हारा 1.5 एम्पियर है, करंट जो बह रहा है ऐसे। ठीक, एन इलेक्ट्रॉन इज एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इनसाइड द सोलेनॉइड विद अ टाइम पीरियड ऑफ 75 नैनोसेकंड। द नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर इन द सोलेनॉइड इज। कह रहा है कि इस सोलेनॉइड का देखो, सोलेनॉइड के अंदर लॉन्ग सोलेनॉइड है तो लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर फील्ड जो होगी मैग्नेटिक फील्ड होगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है।
अब आप मुझे ये बताइए सबसे पहले लॉन्ग सोलेनोइड के अंदर फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी कितनी? मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट एन आई। यहाँ पे एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, इतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका जो टाइम पीरियड होता है वो टाइम पीरियड होता है 2 पाई m बाई क्यूबी। अब ये टाइम पीरियड हमें दे रखा है कि टाइम पीरियड कितना है? टाइम पीरियड उसने दिया 75 नैनो सेकंड। बी की वैल्यू हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो म्यू नॉट एन आई है। अब यहाँ पे सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। देखो T इज इक्वल टू बन गया 2 पाई m बाई क्यू बी। बी की वैल्यू हम पटक देते हैं म्यू नॉट एन आई। कैलकुलेशन आप करेंगे, इधर देखिए, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर इन द सोलेनोइड, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर, मतलब ये स्मॉल एन पूछ रहा है। देखो स्मॉल एन हमें पूछा गया है, एक एक टर्म आप लिखेंगे। देखो स्मॉल एन हमें पूछा गया है, म्यू नॉट हमें पता है, म्यू नॉट होता है 4.2 10 की पावर -7। आई आपको करंट दे दिया, आपको करंट कितना दिया है? 1.5 एम्पियर दे दिया। क्यू इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है। मास जो है वो इलेक्ट्रॉन का मास हमें ये दे दिया, देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10 की पावर -31 kg मास दे दिया, 2 पाई। ये सब कुछ मतलब सारा डेटा दिया। टाइम भी हमें दे दिया, टाइम पीरियड जो है वो 75 नैनो सेकंड है, ठीक है, मतलब 75 इंटू 10 की पावर -9 हो गया। 75 इंटू 10 की पावर -9 ये हो गया है, ये 2 पाई हो गया। मास हमें दिया हुआ है, क्यू हमें पता है, म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 होता है, एन निकालना है, आई दिया हुआ है। यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको आप सॉल्व कर ले। काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा? A string of length capital as L is fixed at one end and carries a mass capital M at the other end। कह रहा है कि एक स्ट्रिंग जिस एक एंड पे फिक्स्ड है और दूसरे एंड पे जो है मास कैपिटल M है। The mass makes 3 by pi रोटेशन पर सेकंड। कितने रोटेशन पर सेकंड कर रही है? तो 3 by pi। अब देखना 3 by pi रोटेशन पर सेकंड, 3 by pi रोटेशन पर सेकंड, एक सेकंड में इतने रोटेशन कर रही है। एक रोटेशन का मतलब एंगल कितना हुआ? एक रोटेशन का मतलब एंगल हो गया 2 पाई। तो ये हो गया, देखना ये एंगल वाइज अगर देखो तो ये बन गया 3 बाय पाई इंटू 2 पाई। तो इतना एंगल घूम रही है या इतना रेडियन घूम रही है। कितना रेडियन? 6 रेडियन पर सेकंड, ठीक है, 6 रेडियन पर सेकंड ये स्ट्रिंग ऐसे घूम रही, ठीक है, 6 रेडियन पर सेकंड ये स्ट्रिंग घूम रही। आगे क्या बोल रहा? About the vertical axis passing through end of the string as shown, the tension in the string is। इस रस्सी में टेंशन बताना है। अब हमें देखो ओमेगा पता है, ओमेगा कितना है? ओमेगा आ गया 6 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। पहले मैं रिवोल्यूशन या रोटेशन पर सेकंड में दिया था, उसको मैंने रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए यहां इस बॉल पे, इस बॉल की एफबीडी बनाता हूं, ध्यान से देखो चुन्नू मुन्नू, इस बॉल की एफबीडी बनाता हूं तो इस बॉल पे एक mg लग रहा होगा और एक टेंशन लग रहा होगा, एक mg लग रहा है और एक टेंशन लग रहा है। इस टेंशन के अगर कंपोनेंट करूं तो देखो ये एंगल थीटा है, तो टेंशन का ये जो कंपोनेंट होगा ये टी कॉस थीटा होगा, और ये जो कंपोनेंट होगा ये अपना टी साइन थीटा होगा। तो टी कॉस थीटा एमजी को बैलेंस करेगा, टी कॉस थीटा जो होगा वो तो एमजी को बैलेंस करेगा, और टी साइन थीटा जो होगा जो सेंटर की तरफ लग रहा है वो हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू मास टाइम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मास टाइम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा आपके पास आर ओमेगा स्क्वायर। आर कितना? आर है जिस रेडियस में घूम रहा है। अब देखिए ये रेडियस कैसे निकालेंगे? ये लेंथ एल है, तो ये एल कॉस थीटा हो गया और ये एल साइन थीटा हो गई, ठीक है, ये एल कॉस थीटा हो गई, ये एल साइन थीटा हो गई। तो रेडियस जो है वो एल साइन थीटा है, तो यहां रखें तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम टाइम्स एल साइन थीटा इनटू ओमेगा स्क्वायर। साइन थीटा से साइन थीटा उड़ गया। हमें पूछा है टेंशन, हमें पूछा टेंशन, तो टेंशन की वैल्यू देखिए, टेंशन की वैल्यू आ गई एम एल इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा जो है वो 6 का स्क्वायर करोगे तो ये बन गया टेंशन इज इक्वल टू 36 ml आ गया। अब m और l के बारे में हमें कुछ दिया है, देखो अच्छा इसने ml में ही पूछा टेंशन, टेंशन ml भी पूछा, तो 36 इंटू ml ये आ जाएगा टेंशन का आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा? द रेशियो ऑफ पावर ऑफ ए लाइट सोर्स S1 टू दैट ऑफ लाइट सोर्स S2 इज 2। कह रहा है पावर S1 की पावर मान लेता हूं P1 और S2 की पावर मान लेता हूं P2, तो इन दोनों का रेशियो जो है वो 2 दिया हुआ है। अब पावर का मतलब क्या होता है बताइए मुझे? पावर का मतलब होता है कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम एमिट हो रही है, वो सोर्स की पावर होगी। तो यहां पे अगर P1 लिखना चाहूं तो P1 लिख सकता हूं एनर्जी एमिटेड बाय द सोर्स 1 पर यूनिट टाइम अपॉन एनर्जी एमिटेड बाय सोर्स 2 पर यूनिट टाइम। तो ये रेशियो जो है ये 2 दिया हुआ है। फिर आगे क्या बोल रहा है? S1 इज एमिटिंग 2 इंटू 10 की पावर 15 फोटोन्स पर सेकेंड। S1 जो है वो 2 इंटू 10 की पावर 15 फोटोन्स पर सेकंड एमिट कर रहा है एट 600 नैनोमीटर। अब सुनो, एक
फोटोन की जो वेवलेंथ है, फोटोन की वेवलेंथ मुझे दे रखी है 600 नैनोमीटर, इसका मतलब फोटोन की एनर्जी आ गई, फोटोन की एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी आ गई hc बाय लैम्डा। ठीक है, ये एक फोटोन की एनर्जी, कितने फोटोन रिलीज हो रहे हैं, तो 2 इंटू 10 की पावर 15, तो इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है पर सेकंड, पर सेकंड मतलब टी की वैल्यू उसने एक दे दी। ये आ गया फर्स्ट सोर्स की पावर। सिमिलरली दूसरे सोर्स की पावर के लिए क्या करूं, दूसरे सोर्स की पावर के लिए बोल रहा है कि वेवलेंथ ऑफ सोर्स 2 इज 300 नैनोमीटर, इसका मतलब एक फोटोन की एनर्जी आ गई hc बाय लैम्डा 2 n2, नंबर ऑफ फोटोन कितने एमिट हो रहे हैं, तो यही पूछा है, नंबर ऑफ फोटोन मान लेता हूं मैं कुछ n2, तो ये चीज पूछी मुझे एक सेकंड में। ठीक है, अब ये देखिए आप hc उड़ गया, ये लैम्डा 2 ऊपर चला गया, तो ये बन जाएगा लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 n2, 2 इंटू 10 की पावर 15 अपॉन n2 इज इक्वल टू, ये बन गया 2, रेशो 2 दे रखा है। ठीक है, लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1, लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1, लैम्डा 2 इज 300, लैम्डा 1 इज 600, तो ये जो टर्म है ये टर्म बन गया अपना 300 बाय 600 मतलब हाफ, हाफ से ये 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, इसका मतलब n2 अगर देखूं तो n2 की वैल्यू जो आ गई वो n2 की वैल्यू आ गई, ये 2 उधर ले जाऊंगा तो n2 की वैल्यू आ गई हाफ इंटू 10 की पावर 15, ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, यहां देखो आंसर जो है वो 10 की पावर 14 में दिया है, इसका मतलब ये बन जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 14, 5 इंटू 10 की पावर 14 फोटॉन्स पर सेकंड सोर्स 2 द्वारा एमिट किए जा रहे होंगे, ये आंसर आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 14। यहाँ ऑप्शन कुछ है नहीं, मतलब ये 5 इंटू 10 की पावर 14 आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा, द इंक्रीज इन प्रेशर रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल बाय 0.2%, कह रहा है कि वाटर सैंपल का वॉल्यूम अगर हमें 0.2% घटा देना है तो प्रेशर कितना बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, तो वो उसने लिख रखा है कि प्रेशर इतना बढ़ाना पड़ेगा P इंटू 10 की पावर 5, तो ये P हमें निकालना है। बल्क मॉडुलस हमें वाटर का ये दे रखा है, बल्क मॉडुलस ये दे रखा है। अब आप मुझे ये बताइए बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन क्या थी, बल्क मॉडुलस था प्रेशर में चेंज अपॉन वॉल्यूम में फ्रैक्शनल चेंज। ठीक है, ये बल्क मॉडुलस था। अब हमें ये जो चीज है ये चीज दे रखी है, देखिए वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज दे रखा है, कितना परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज का मतलब क्या होगा, डेल्टा V बाय V इंटू 100, ये चीज हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, तो ये दे रखा है वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है 0.2% से, मतलब ये 0.2% माइनस का 0.2% ये दे रखा है, तो यहां से डेल्टा V बाय V जो आ गया, डेल्टा V बाय V आ गया अपना 0.2/100 माइनस का 0.2/100, ये यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा। बल्क मॉडुलस मुझे पता है, बल्क मॉडुलस कितना है 2.15 इंटू 10 की पावर 9 इज इक्वल टू डेल्टा पे प्रेशर में कितना चेंज हुआ ये निकालना है, अपॉन ये माइनस इनटू डेल्टा V बाय V, डेल्टा V बाय V इज माइनस का 0.2/100, ये आ गया अपना 100 ऊपर ले जाऊंगा और 0.2 इधर ले जाऊं, तो ये बन गया देखो 2.15 इंटू 10 की पावर 9 इज इक्वल टू, ये गया 100 ऊपर चला गया अपॉन 0.2 इंटू डेल्टा P, 0.2 से ये गया ये 2, ये 500। ठीक है, तो ये आंसर जो आ गया अपने पास, डेल्टा P की जो वैल्यू आ गई वो डेल्टा P की वैल्यू आ गई 2.15 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन 500, इतना अमाउंट में प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। अब हमें देखो डेल्टा P उसने बोला, डेल्टा P जो होगा वो कुछ ऐसा होगा P इंटू 10 की पावर 5, P इंटू 10 की पावर 5। अब देखिए ये गया, ये बन गया 10 की पावर 7, अब 10 की पावर 5 बनाना मतलब ये बन गया 215, तो 215/5, 215/5 इंटू 10 की पावर 5, ये आंसर आ जाएगा। ये देखिए 5 4 और 5 3 43 इंटू 10 की पावर 5 आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन पे क्वेश्चन है ये। 43 इंटू 10 की पावर 5 आंसर होगा, तो P जो है वो 43 हो गया, P जो है वो 43 हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा, टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ बैटरी, कह रहा है कि C1 एंड C2 दो कैपेसिटर है जिनको बैटरी से अपन ने पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है। ऐसे बैटरी V मान ली ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। ठीक, चार्ज टाइम ग्राफ इज शोन बिलो फॉर द टू कैपेसिटर्स, चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ जो है ये दोनों के दोनों ऑब्वियसली चार्ज होंगे, चार्ज वर्सेस टाइम टी ग्राफ जो है वो दिखा रखा है। द एनर्जी स्टोर्ड विद देम आर U1 एंड U2 respectively, तो which of the following statement is correct, C1 greater than C2, U1 greater than U2, मतलब C और C कंपेयर करना है, U कंपेयर करना है इस ग्राफ को देख के, और ये दोनों कैपेसिटर अपन को पैरेलल में जोड़ रखे हैं।
अब इस ग्राफ को देख के क्या पता पड़ रहा है कि इसका जो चार्ज है यानी C2 का जो चार्ज है वो C1 के चार्ज से बड़ा है, इसका मतलब C2 पे चार्ज ज्यादा आ रहा है। तो देखो दोनों का क्रॉस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछो तो पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V है, मतलब इस पे अगर मैं चार्ज लिखूं तो Q1 लिख सकता हूं C1 इंटू V, इस पे चार्ज लिखूंगा तो वो लिखूंगा C2 इंटू V। चार्ज मेरे को दिख रहा है कि C2 पे चार्ज ज्यादा है, इस पे चार्ज ज्यादा है, इस पे चार्ज ज्यादा है, इसका मतलब C2 ज्यादा होना चाहिए क्योंकि V तो दोनों के लिए सेम है। तो ये दिख गया कि C2 ज्यादा होना चाहिए C1 से क्योंकि चार्ज ज्यादा है। अच्छा C2 ज्यादा है C1 से, तो एनर्जी अगर मुझे कंपेयर करनी है तो एनर्जी लिख सकता हूं हाफ C डेल्टा V का स्क्वायर। डेल्टा V फिर से देखो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, इसका मतलब जिसका C ज्यादा होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। तो C2 का ज्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी 2 में ज्यादा होगी, तो C2 ग्रेटर देन C1 एंड U2 ग्रेटर देन U1, ये आंसर आएगा। यहां ऑप्शन मैच कर लीजिए, C2 ग्रेटर देन C1 एंड U2 ग्रेटर देन U1, तो डी आंसर जो है वो करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को देखो, इन द एक्सपेरिमेंट फॉर अ मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा of a given liquid with a ball having radius r, consider the following statement। ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें लिक्विड की डेंसिटी अपनी ईटा दे रखी है और रेडियस बॉल की जो है वो r है। उस एक्सपेरिमेंट में अपन को ये स्टेटमेंट के बारे में बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। पहला क्या है, ग्राफ बिटवीन टर्मिनल वेलोसिटी v एंड r विल बी ए पैराबोला। आप सुनो, बॉल को अगर विस्कस फ्लूइड में छोड़ दोगे, ठीक है, तो जो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होती है वो टर्मिनल वेलोसिटी होती है 2/9 ईटा r स्क्वायर g टाइम्स बॉल की डेंसिटी रो माइनस लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा। तो ये बॉल की डेंसिटी माइनस लिक्विड की डेंसिटी लिखा हुआ है। अब यहां पे क्या करेक्ट, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस के बीच में जो ग्राफ होगा पैराबोला होगा। हाँ, टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस के बीच में ग्राफ पैराबोला होगा। तो देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, y इक्वल टू सम एक्स स्क्वायर, ठीक है, y इक्वल टू समथिंग टाइम्स एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये पैराबोला ग्राफ होगा। ये स्टेटमेंट सही है। अगला, द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट डायमीटर ऑफ बॉल आर कांस्टेंट फॉर अ गिवन लिक्विड। कह रहा है डायमीटर चेंज करने से टर्मिनल वेलोसिटी चेंज होगी नहीं होगी, टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो डायमीटर बढ़ाओगे रेडियस बढ़ेगी तो टर्मिनल वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। मेजरमेंट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर, ठीक है, इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। ऑब्वियसली देखो टेम्परेचर चेंज होने पे ये जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये चेंज होगा और ये चेंज होगा तो टर्मिनल वेलोसिटी चेंज होगी। तो जो टर्मिनल वेलोसिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, हाँ है, ठीक है, क्योंकि ईटा जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। ये स्टेटमेंट सही है। दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी यूटिलाइज्ड टू एक्सेस द डेंसिटी ऑफ द गिवन लिक्विड, ठीक है। ये स्टेटमेंट देखो, ये कह रहा है कि इस एक्सपेरिमेंट को अपन यूटिलाइज कर सकते हैं लिक्विड की डेंसिटी निकालने के लिए। तो लिक्विड की डेंसिटी यहां पे आ रही है ये वाला टर्म, तो हाँ हम ये अगर टर्मिनल वेलोसिटी पता होगी तो हम टर्मिनल वेलोसिटी ईटा ये पता होगा तो लिक्विड की डेंसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला, इफ बॉल्स आर ड्रॉप्ड विद सम इनिशियल स्पीड द वेलोसिटी ऑफ ईटा विल चेंज। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बॉल को अगर किसी स्पीड से फेंक भी दोगे तो भी टर्मिनल वेलोसिटी, तो टर्मिनल वेलोसिटी कब अचीव हो रही है, टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो रही है जब सारे फोर्सेस उस पर बैलेंस हो गए। कौन कौन से फोर्सेस, mg विस्कस फोर्स और बॉयंसी और विस्कस फोर्स ऊपर लग रहे हैं, बॉल नीचे मूव कर रही है तो, ठीक है, तो mg इन दोनों फोर्सेस के द्वारा बैलेंस हो जाएगा तब टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तुम्हारा गलत है, तो यहाँ पे आंसर ए सी डी हो जाना चाहिए। तो ए सी डी, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, ए सी डी, ये तीनों ऑप्शन सही है, ठीक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन फिर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप देखिए इसको, ये क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सरफेस टेंशन अराइजेस ड्यू टू एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द इंटीरियर एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो ब्लंडर किया हुआ है, पागल बना रहा है। देखो लिक्विड की सतह पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे, लिक्विड की सतह पे सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये कंपैरेटिवली हायर एनर्जी पे होंगे कंपेयर टू जो बल्क में मॉलिक्यूल्स होंगे। ये नीचे की तरफ सिंक करना चाह रहे हैं ये, ठीक है, तो ये हायर एनर्जी पे, जबकि स्टेटमेंट बोला है कि ये कम एनर्जी पे, अंदर वाले ज्यादा एनर्जी पे। नहीं, उल्टा है, ये ज्यादा एनर्जी पे है और ये कम एनर्जी पे है। तो वो जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल है वो बल्क में जाना चाह रहे हैं, ठीक। तो ये स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट गलत है। एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल एट द इंटीरियर कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस। हाँ, इंटीरियर में एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं, एक्स्ट्रा एनर्जी सरफेस पे, ठीक है। देन अगला, एज द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड राइजेस, जैसे जैसे लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीजेस। गलत स्टेटमेंट, ये तो हमने पहले भी, अभी जो पिछले 2 सेशन में, उस सेशन में आ चुका है।
ठीक है, कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा लिक्विड के लिए अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है घटेगी, विस्कोसिटी घटेगी। गैस के लिए उल्टा था, टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी बढ़ेगी। यही अगला स्टेटमेंट ये है कि एज द टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीजेस। ये सही स्टेटमेंट है। गैस के लिए तो टेम्परेचर बढ़ने पे कोलिजन रेट बढ़ेगी, कोलिजन रेट बढ़ने से जल्दी जल्दी कोलिजन होंगे तो विस्कोसिटी बढ़ेगी, पर लिक्विड के लिए विस्कोसिटी कम हो रही हो। अगला, द ऑनसेट ऑफ टर्बुलेंस इज डिटरमाइंड बाय द रेनॉल्ड्स नंबर। हाँ देखो, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता था? रेनॉल्ड्स नंबर होता था रो वी डी बाय ईटा, और रेनॉल्ड्स नंबर जो था ये डिसाइड करता था कि कब फ्लो लैमिनार है और कब फ्लो टर्मिनेंट है, टर्बुलेंट है। ठीक है, तो जब रेनॉल्ड्स नंबर आपका 2000 से ज्यादा हो जाता था तो जो फ्लो था वो टर्बुलेंट हो जाता था, और 1000 से कम रेनॉल्ड्स नंबर था वो लैमिनार था। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी है रो वी डी बाई ईटा, ये टर्म अगर 2000 से ज्यादा है तो रेनॉल्ड्स नंबर ये बता रहा था कि जो फ्लो था वो टर्बुलेंट था, 1000 से कम है तो फ्लो जो है वो लैमिनार है। रो डेंसिटी है, वी वेलोसिटी है, डी पाइप का डायमीटर, और ईटा आपका कोएफिशिएंट की विस्कोसिटी। ठीक है, तो ये बता रहा है कि द ऑनसेट ऑफ टर्बुलेंस इज डिटरमाइंड बाय द रेनॉल्ड्स नंबर। हाँ, रेनॉल्ड्स नंबर से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कब टर्बुलेंट फ्लो स्टार्ट हो रहा है। इन ए स्टेडी स्टेट, इन ए स्टेडी फ्लो टू स्ट्रीमलाइंस नेवर इंटरसेक्ट। हाँ, स्टेडी फ्लो में स्ट्रीमलाइन फ्लो या स्टेडी फ्लो में जो आपका दो स्ट्रीमलाइन है वो स्ट्रीमलाइन इंटरसेक्ट नहीं करने वाली, क्योंकि अगर दो स्ट्रीमलाइन इंटरसेक्ट करने लग गई तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो या स्टेडी फ्लो बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहां पे सी सही है, डी सही है, ई सही है, तो ये ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा? ए हेमिस्फेरिकल वेसल इज कंप्लीटली फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ठीक है, ये हेमिस्फेरिकल वेसल है, ये किसी लिक्विड से फिल किया गया और लिक्विड की डेंसिटी हमें, लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें म्यू बोला हुआ है। A small coin is kept at the lowest point O of the vessel as shown in the figure। ठीक है, एक कॉइन को अपन ने यहां रख दिया। ठीक है, the minimum value of refractive index of the liquid so that person can see the coin from the point E। इस पॉइंट से पर्सन को देखना है, इस पॉइंट से पर्सन को देखना है इस कॉइन को। ठीक है, इस कॉइन को अपन को वहां से देखना है, ई पॉइंट से। तो क्या करें? देखो इधर सुनो, इस कॉइन से अगर मैं खूब सारी रेज बनाऊं तो वो रे ऐसे जारी होंगी। ये देखिए, ये जो रे होगी ये तो नॉर्मल के पास है, ये अप्रोक्सीमेटली सीधी की सीधी निकल जाएगी, ये सारी की सारी बाहर निकलेंगी। रेयर और मीडियम तो ऐसे दूर मिल रही होंगी, नॉर्मल से ऐसे दूर मुड़ रही होंगी। तो रे जो है वो डेंसर से रेयर जा रही है, डेंसर से रेयर जा रही है। ठीक है, अब यहां पे कोई भी एक रे कंसिडर करूं, देखो ये कॉइन था, यहां पानी भरा हुआ है, ये रे, ये एक तो सीधी की सीधी ये गई तो ये तो ऐसे निकल गई, ये ऐसे गई, नॉर्मल यहां पे ऐसे ड्रॉ करा तो ये नॉर्मल से दूर मुड़नी चाहिए, मतलब ऐसे जाएगी। अब ये सुनिए, ये एंगल मान लेता हूं मैं कुछ एंगल आई और ये एंगल मान लेता हूं आर। तो यहां स्नेल्स लॉ लिखूं तो स्नेल्स लॉ क्या लिखूंगा? म्यू साइन आई इज इक्वल टू यहां का म्यू 1 इनटू साइन आर। ठीक है, अब देखिए यहां अगर इसको देखना है तो रे मतलब फाइनल रिफ्रैक्टेड वाली जो रे है वो ऐसे जानी चाहिए, तभी इसको कॉइन दिखाई देगा, और ऐसे जानी है, इसका मतलब आर की वैल्यू जो है वो आपके लिए 90 डिग्री है, क्योंकि ई से देखना है मुझे कॉइन को, और अगर कॉइन को ई से देखना है इसका मतलब रिफ्रैक्टेड रे जो है वो ऐसे जानी चाहिए, तभी तो वो दिखेगी। ठीक है, अगर उधर कोई रे ही नहीं जाएगी तो ये कॉइन नहीं दिखने वाला है। अब यहां से देखिए कि जैसे जैसे मैं म्यू बढ़ाऊंगा या कम से कम मुझे म्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू कम से कम चाहिए, म्यू कम से कम चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया? म्यू कम से कम चाहिए, इसका मतलब आई ज्यादा से ज्यादा हो, आई ज्यादा से ज्यादा। आप देखो यहां से यहां, इसके लिए आई 0, जैसे रे ऐसे गई तो ये 0, जैसे जैसे इधर जा रही है, ये देखो ये एंगल इस एंगल से बड़ा होगा, जैसे जैसे रे इधर जा रही है आई बढ़ता जा रहा है। जब आई मैक्सिमम होगा तो म्यू मिनिमम होगा। ठीक है, आई मैक्सिमम कब होगा? ये वाली रे के लिए आई मैक्सिमम होगा जब यहां पे नॉर्मल ऐसे ड्रॉ कर दोगे। अब ये देखिए, ये दूरी आर है, ये दूरी भी आर है, इसका मतलब ये वाला एंगल 45 हो गया, ये 45 तो ये एंगल भी 45। ये पॉइंट समझ में आया आपको कि म्यू मिनिमम चाहिए तो आई मैक्सिमम होना चाहिए, और आई मैक्सिमम जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस मैक्सिमम इस रे के लिए होगा। ठीक है, इस रे के लिए आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस मैक्सिमम, और वो एंगल है कितना? तो देखो ये दूरी आर है, ये दूरी आर है, तो ये एंगल 45 हो गया, और ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 है, मतलब आई की वैल्यू 45 है, और आई 45 हो गया तो ये बन गया म्यू इंटू साइन 45 शुड बी इज इक्वल टू 1। यहां से देखें तो म्यू की वैल्यू जो है वो √2 आ गई, कम से कम म्यू जो है वो √2 होना चाहिए।
ऐसा होने के लिए म्यू जो है वो कम से कम √2 होना चाहिए, तो ये आंसर √2 आ जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा, कार्नोट इंजन ई इज वर्किंग बिटवीन टू टेम्परेचर्स 473 केल्विन एंड 273 केल्विन। एक कार्नोट इंजन जो है वो हायर टेम्परेचर, उसका टी हायर जो दे रखा है वो हमको 473 केल्विन दे रखा है, 473 केल्विन दे रखा है, और टी लोअर जो है, लोअर टेम्परेचर जो है वो हमें 273 केल्विन दे रखा है। इन ए न्यू सिस्टम टू इंजन्स E1 वर्क बिटवीन 473 से 373, और E2 जो है वो 373 से 273 वर्क कर रहा है। इधर सुनिए, इसका मतलब क्या है, पहले देखो, पहला जो कार्नोट इंजन है वो वर्क कर रहा है 473 से, सॉरी 473, मैं मिस्टेक कर रहा हूं बार बार इसमें, 473 और ये 273, ये कार्नोट इंजन ई है। दूसरे कार्नोट इंजन दो अपन ने सीरीज में लगा रखे हैं, कैसे कि ये वाला जो है, पहले वाला E1 जो है वो वर्क कर रहा है अपना 473 से 373 के बीच में, और दूसरा जो E2 है कार्नोट इंजन E2 वो वर्क कर रहा है अपना 373 से 273 के बीच में। इसकी एफिशिएंसी सुनो, इसकी एफिशिएंसी वो बोल रहा है ईटा 1 है, इसकी एफिशिएंसी वो बोल रहा है ईटा 1 है, इसकी एफिशिएंसी वो बोल रहा है ईटा 2 है, तो बताना है इनके बीच में क्या रिलेशन होगा। अब एफिशिएंसी, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी हमें जानते हैं, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है 1 माइनस टी लोअर बाय टी हायर। तो इसकी एफिशिएंसी लिखनी है तो टी लोअर मतलब 273 बाय टी हायर मतलब 473, तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी जल्दी बताइए मुझे। 473 माइनस 273 बच गया 200, 200 डिवाइड बाय 473, ये एफिशिएंसी आ गई 12, एफिशिएंसी 12 मतलब इस वाले की। सिमिलरली इसकी एफिशिएंसी अगर मुझे निकालनी है, एफिशिएंसी 1, तो एफिशिएंसी 1 अगर देखोगे तो एफिशिएंसी 1 आ जाएगी 1 माइनस टी लोअर बाय टी हायर, टी लोअर इज 373 बाय टी लोअर इज 473, ये आ जाएगा 473 माइनस 373, तो 100 बटे 473, 100 बाय 473। अगला, इस इंजन की एफिशिएंसी निकालनी, तो इस इंजन की एफिशिएंसी ईटा 2 अगर मैं लिखना चाहूं तो वो क्या लिखूंगा, 1 माइनस टी लोअर इज 273 बाय टी हायर मतलब 373, 373 माइनस 273 इज 100, 100 डिवाइड बाय 373। ठीक है, ये अपने पास आ गए ईटा 1, ईटा 2 एंड ईटा 1 2। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अब अगर ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू अपनी, ये वैल्यू आप कैलकुलेट करके देखना, ठीक है, कैलकुलेशन जो है मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये वैल्यू कैलकुलेट करना, ये वैल्यू आप कैलकुलेट करना, ये वैल्यू भी कैलकुलेट करना, यहां से ऑप्शन निकल जाएंगे। ठीक है, कि ईटा 1 2 जो है वो इन दोनों के सम से बड़ा है, छोटा है, बराबर है, यही पूछा है। ये जो टर्म है ये इन दोनों के सम से बड़ा है, छोटा है, बराबर है, यही 4 ऑप्शन बना के दिए। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन जो है जस्ट इसको डिवाइड करके आप देख लेना अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, ये भी अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, ये कितना आएगा। ठीक है, तो इनको कैलकुलेशन आप देख लेना, बाकी कंसेप्ट मैंने आपको समझाया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, फिर से ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्या कह रहा, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड रीजन। असर्शन क्या कह रहा है, असर्शन है साउंड वेव हैज हायर स्पीड इन सॉलिड देन द गैस। हाँ, साउंड वेव की जो स्पीड होगी वो सॉलिड में जो है वो ज्यादा होगी और गैसेस में जो है वो कम होगी। हाँ, ये स्टेटमेंट तो सही है। क्या कह रहा है अगला, गैसेज हैव हायर वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस देन द सॉलिड। अब बल्क मॉडुलस क्या होता था, बल्क मॉडुलस होता था अपन डेल्टा वी अपॉन डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। ठीक है, ये बल्क मॉडुलस था। सुनो, गैसेज इजीली कंप्रेस हो जाएगी पर सॉलिड जो है वो इजीली कंप्रेस होगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, देखो सॉलिड में वॉल्यूम में फ्रैक्शनल चेंज लाने के लिए हमें प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा, इसका मतलब बल्क मॉडुलस ज्यादा होगा। सॉलिड में अगर तुम्हें फ्रैक्शनल थोड़ा सा भी चेंज करना है तो प्रेशर बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा। ये वैल्यू अगर थोड़ी सी भी होगी तो ये प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, मतलब बल्क मॉडुलस बहुत ज्यादा होगा। गैसेस में ये वैल्यू बहुत कम रखने के लिए ये वैल्यू प्रेशर भी बहुत थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब गैसेस का बल्क मॉडुलस कम होता है और सॉलिड का बल्क मॉडुलस ज्यादा होता है। ये स्टेटमेंट क्या करा, गैसेस हैव हायर वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस, उल्टा होगा, सॉलिड हायर होगा और गैसेस का बल्क मॉडुलस कम होगा। तो स्टेटमेंट 2 रॉन्ग हो गया, मतलब रीजन जो है वो रॉन्ग है। A is true but R is false, स्टेटमेंट 4 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, फॉर ए पर्टिकुलर आइडियल गैस विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी। मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी
ऑफ गैस मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अब सुनो, मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया कि आप सबसे पहले हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का जो है वो स्क्वायर कर दो, ठीक है। मान लो v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, v3 स्क्वायर, इस तरह, ठीक है। जितने भी मॉलिक्यूल होंगे सबकी वेलोसिटी का स्क्वायर कर दो, फिर उनका मीन ले लो। मीन लेने का मतलब एवरेज लेना है। अब एवरेज कैसे लिया जाएगा? सारे जो भी वेलोसिटी का स्क्वायर है वो सम करो, डिवाइड बाय n कर दोगे। ये आ गया आपका स्क्वायर लिया, देन उसके बाद अपन ने मीन ले लिया, तो ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये आ गई। और फिर अगर मेरे को रूट भी ले लूंगा तो वो बन जाएगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। पर यहां पे मेरे को रूट मीन स्क्वायर नहीं पूछा, मेरे को पूछा मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो ये चीज ही है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसका मतलब इधर देखिए, ये रूट लेता तो ये VRMS होता, पर रूट नहीं है, रूट नहीं है। इसका मतलब यहां पे इसको मैं रूट हटाता हूं, ये तो रूट हटाया तो यहां से स्क्वायर कर सकता हूं। इसका मतलब ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये VRMS के स्क्वायर के बराबर है, ठीक। तो VRMS का स्क्वायर, आप बताइए मुझे VRMS क्या होता है? गैस मॉलिक्यूल्स के लिए, गैस मॉलिक्यूल के लिए मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन से VRMS कितना आएगा? VRMS आएगा √3RT/m, ठीक है। और VRMS का स्क्वायर कर दूं तो ये बन जाएगा VRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू 3RT/m। इसका मतलब यहां देखिए, मीन स्क्वायर वेलोसिटी और टेम्परेचर के बीच में लीनियर रिलेशन है। इसका मतलब मीन स्क्वायर वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, ठीक। तो ग्राफ जो आएगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ होगा। अच्छा, रूट मीन स्क्वायर होता है, रूट मीन स्क्वायर और टेम्परेचर होता है तो फिर ग्राफ अलग आता, ठीक है। जबकि यहां ग्राफ जो है वो मीन स्क्वायर वेलोसिटी और टेम्परेचर का है, ठीक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है चूज द करेक्ट न्यूक्लियर प्रोसेस फ्रॉम द बिलो ऑप्शन। p प्रोटॉन है, n न्यूट्रॉन है, e इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिट्रॉन है और ये न्यूट्रिनो है, न्यू जो है न्यूट्रिनो, और ये न्यू बार जो है एंटी न्यूट्रिनो है। अब यहां पे बोल रहा है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन सही है। तो पहली रिएक्शन क्या कह रही कि न्यूट्रॉन जो है वो ब्रेक डाउन हुआ प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रिनो में। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, ये पूरी की पूरी इक्वेशन सही है। न्यूट्रॉन जो है वो ब्रेक डाउन होगा प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। यही तो बीटा नेगेटिव डीके होता था, बीटा नेगेटिव डीके यही होता। बीटा नेगेटिव मतलब न्यूट्रॉन टूटेगा प्रोटॉन में प्लस इलेक्ट्रॉन में और साथ में एंटी न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन में और साथ में एंटी न्यूट्रिनो। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन फर्स्ट वाली सही है, ठीक है। इतना ही पूछा कि इनमें से कौन सी रिएक्शन सही है, तो ये फर्स्ट रिएक्शन ही सही है, ठीक है। अगला चलते हैं, ये क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज बेंट इनटू इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड आइडेंटिकल वायर इज बेंट इनटू अ स्क्वायर। कह रहा है कि एक वायर है, एक तार है अपने पास, उस तार को ट्रायंगुलर शेप में मोड़ दिया और दूसरी बार वही सेम वायर को अपन ने स्क्वायर शेप में मोड़ दिया। इसका मतलब यहां देखिए चुन्नू मुन्नू, यहां देखो, ये एक वायर था, उस वायर को ट्रायंगल में मोड़ा और अगली बार वो वायर जो है वो स्क्वायर में मोड़ दिया, ठीक है। ये स्क्वायर में मोड़ दिया, ठीक। अब मान लो वायर जो था, उस वायर का रेजिस्टेंस R था, तो जब उसी वायर को आप ट्रायंगल में मोड़ेंगे तो ये R/3 होगा, ये भी R/3 होगा, ये भी R/3 होगा। सिमिलरली स्क्वायर में कन्वर्ट कर दोगे उसी रेजिस्टेंस को, तो ये R/4, ये भी R/4, ये भी R/4 एंड ये भी R/4। अब द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन टू एंड पॉइंट्स ऑफ एज ऑफ ए ट्रायंगल टू दैट ऑफ ए स्क्वायर। इसके दो एंड पॉइंट, मतलब ये पॉइंट मान लेता हूं A और ये पॉइंट मान लेता हूं B, इनके बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, और यहां पे दो पॉइंट मान लेता हूं A' एंड B', इनके बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उनका रेशियो, मतलब RAB अपॉन RA', ये पूछा है। मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इन दोनों पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेशियो। अब यहां इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये देखो, ये दोनों सीरीज में और ये इसके साथ पैरेलल, तो सीरीज में हो गया तो R/3 और R/3 सीरीज में, तो बन गया 2R/3 और 2R/3 पैरेलल में है R/3 के, तो जो R इक्विवेलेंट आएगा, RAB जो आ जाएगा, अब बताइए मुझे RAB कितना आएगा? RAB आ जाएगा 2R/3 और R/3 पैरेलल में है, तो बन जाएगा 2R/3 इंटू R/3 अपॉन 2R/3 प्लस R/3। ऐसे ही तो होता है पैरेलल, ऐसे तो निकालते हैं। R1 R2 अगर पैरेलल में होगा तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो यही करा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये आ गया RAB। सिमिलरली यहां पे RA', B' निकालोगे, देखो ये तीनों, इन तीनों को देखो तो ये तीनों के तीनों R/4 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 ये तीनों हो गए सीरीज में और ये इसके साथ पैरेलल में, तो 3R/4 एंड R/4 पैरेलल में है, तो ये बन जाएगा 3R/4 इंटू R/4 अपॉन 3R/4 प्लस R/4, ठीक है। ये आ गया R इक्विवेलेंट अक्रॉस A', B',
अब मुझे चाहिए रेशो, रेशो किस किस का, रेशो चाहिए मुझे आर ए बी बाय आर डैश ए बी, आर ए डैश बी डैश, मतलब ये बाय ये चाहिए। तो ये रेशो आप निकाल दीजिए, कितना बनेगा देखो, ये बनेगा अपना 2r/3 इंटू r/3, तो ये बन जाएगा, देखो यहाँ पे 3 कॉमन ले लें तो ये बन गया 3r/3, तो ये बन गया r, नीचे बन गया r, एक r से r उड़ गया, तो ये बन गया 2r/9, ये आ गया अपने पास 2r/9। सिमिलरली इसको सॉल्व करें तो यहाँ नीचे 4 4 कॉमन है, ये बन गया 4r/4, तो बन गया r, नीचे यहाँ पे भी r बना, और r से r उड़ गया तो ये बन गया 3r/16। अब ये बाय ये निकालना है, मतलब 2r/9 अपॉन 3r/16, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 32/27, ये आंसर आ जाना चाहिए। इसने क्या बोला 32/27, मतलब डी आंसर जो है वो करेक्ट आंसर होगा। काफी इजी क्वेश्चन है, सिंपल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पे है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते। ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा, अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज फास्टन टू वन एंड a ऑफ मासलेस स्ट्रिंग हैविंग इक्विलिब्रियम लेंथ लैम्डा, ठीक है। कह रहा है कि ये जो है अभी इक्विलिब्रियम लेंथ इसकी जो है वो लैम्डा, ठीक है। इक्विलिब्रियम जो लेंथ है वो लैम्डा, यहाँ पे l दे रखी है, l देखो l है ये, सॉरी इक्विलिब्रियम लेंथ l है, l, ठीक है। whose other end is fixed at point O, the whole system is now placed on a frictionless horizontal plane and is initially at rest। ये पूरा का पूरा सिस्टम देखो क्या कर रहा है, यहाँ पे एक रस्सी बांध दी है, इस रस्सी से यहाँ पे एक चार्ज बांध दिया है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने ऑन करी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करोगे तो इस चार्ज पे फोर्स इधर की तरफ क्यू ही लगेगा, और इधर की तरफ फोर्स लगने के कारण ये देखो यहाँ तो रस्सी फिक्स होने के कारण ये रस्सी ऐसे घूमेगी, तो ये रस्सी घूम के ऐसे आनी है यहाँ पे। जब यहां पहुंच गया तो हमें बताना है कि इसकी स्पीड कितनी होगी, जब चार्ज पार्टिकल यहां पहुंच गया तो इसकी स्पीड कितनी होगी, हमें ये स्पीड बतानी। तो आप यहां देखिए, इसमें इस रस्सी में जब ये पार्टिकल जैसे जैसे इधर आ रहा है तो इस पार्टिकल पे सिर्फ दो ही फोर्सेस लग रहे हैं, एक टेंशन जो ओ पॉइंट की तरफ होगा हमेशा, ठीक, और एक क्यू जो हॉरिजॉन्टली हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ऐसे, ऐसे। तो टेंशन देखो, टेंशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, तो टेंशन का वर्क डन जीरो हो जाएगा। मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूं, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ऑल द फोर्सेस में क्या क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितनी हो जाएगी हाफ mv² माइनस इनिशियल कितनी जीरो, और पार्टिकल रेस्ट पे था, ठीक है। वर्क डन बाय टेंशन, क्योंकि टेंशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है तो वर्क डन बाय टेंशन जीरो हो गया। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन कैसे निकालें, देखो फोर्स कांस्टेंट है और कांस्टेंट फोर्स है, तो इस फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, देखो क्यू इधर लग रहा है, इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट देखो, चार्ज पार्टिकल यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब देखो ये लंबाई l, तो ये l cos 60, ये जो है ये l cos 60 हो जाएगा, यानी ये जो दूरी है ये दूरी हो गई l माइनस l cos 60, इसका मतलब ये हो गया l/2, l cos 60 जो होगा वो l/2, l में से l/2 घटाओगे तो l/2 ही बच जाएगा। इसका मतलब यहां इधर हॉरिजॉन्टल में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट है वो l/2 है, तो जो वर्क डन आ जाएगा, वो आ जाएगा QE फोर्स इनटू उसी की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो l/2 इज इक्वल टू हाफ mv²। यहां से देखें तो 2 2 उड़ गया, और v की वैल्यू निकालें तो v की वैल्यू कितनी आ गई, √QEL/m। तो यहां पे ऑप्शन देखें तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफी इजी सा क्वेश्चन है, बस इसमें सिंपल सा इतना था कि फोर्स कांस्टेंट फोर्स है, तो कांस्टेंट फोर्स के वर्क डन के लिए अपन ने क्या करा, वो फोर्स इनटू उसकी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू उसी फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, ये करा है, ठीक। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या करा, अ प्रोटॉन ऑफ मास mp हैज सेम एनर्जी एज दैट ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। कह रहा है एक प्रोटॉन जिसका मास mp है उसकी एनर्जी सेम है जो एक फोटोन की एनर्जी जिसका वेवलेंथ लैम्डा हो, तो फोटोन की एनर्जी क्या लिखोगे, hc/λ। यही एनर्जी, सुनो यही एनर्जी है फोटोन की एनर्जी, तो एनर्जी ऑफ फोटोन, और ये एनर्जी किसके बराबर है, एनर्जी ऑफ प्रोटोन के बराबर। फोटोन की एनर्जी जो है वो प्रोटोन की एनर्जी के बराबर है, ठीक है। अब हमें पूछा है रेशो डी ब्रोगली वेवलेंथ
प्रोटॉन की और जो फोटोन की वेवलेंथ है उसका रेशियो। देखो सुनो, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या रखोगे, h बाय p ऑफ प्रोटॉन, मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन, अपॉन लैम्डा ऑफ फोटोन, ये रेशियो पूछा है। ये आ गया अपना डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन और लैम्डा ऑफ फोटोन, ये रेशियो पूछा है। तो अब आप देखिए, लैम्डा ऑफ फोटोन को क्या रख सकता हूं, लैम्डा ऑफ फोटोन में रख सकता हूं एच सी बाय ई, तो ये बन जाएगा h बाय पी अपॉन एच सी बाय ई, एच एच कैंसिल हो गया, यहां से देखें तो 1 बाय पी अपॉन सी बाय ई। ठीक, अब ये जो p है ये प्रोटॉन का मोमेंटम है, मोमेंटम को मैं एनर्जी के टर्म में क्या लिख सकता हूं, मोमेंटम को एनर्जी के टर्म में लिखूंगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 एम ई अपॉन सी बाई ई। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो देखो ई ऊपर चला गया, सी यहां पे गया, तो ये इधर लिख रहा हूं, ये बन जाएगा आपका 1 बाई सी और ऊपर चला गया ई, तो नीचे बचा अंडर रूट 2 एम ई से ई कैंसिल होगा तो ऊपर रूट ई बच जाएगा। ठीक है, रूट ई बच गया तो ये आ जाएगा अपना 1 बाय सी रूट ई बाय अंडर रूट 2 एम। ठीक है, ये आ जाना चाहिए, तो e बाय अंडर रूट 2m और 1 बाय सी, e बाय अंडर रूट 2m और 1 बाय सी ऑप्शन जो है यहां पे करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा, अ थिन प्रिज्म P1 विद एंगल 4 डिग्री made of glass having refractive index 1.54 is combined with another prism P2 made of glass having refractive index 1.72। तो एक प्रिज्म है जिसके प्रिज्म एंगल जो 4 डिग्री है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.54 है, दूसरा प्रिज्म जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.72 है। तो हमें चाहिए डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, इसका मतलब डेविएशन नहीं होना चाहिए। तो डेविएशन थिन प्रिज्म के लिए जो डेविएशन होता है, देखिए ये पहला प्रिज्म है, ये दूसरा प्रिज्म, इसका म्यू मुझे म्यू1 दिया हुआ है 1.54, इसका एंगल मुझे 4 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, इसका एंगल मान लेता हूं कुछ a डिग्री, और इसका म्यू मुझे दिया हुआ है म्यू2 जो कि दिया हुआ है 1.72, ये दिया हुआ है मुझे 1.54। अब बोल रहा है डिस्पर्जन भले ही हो पर डेविएशन ना हो, डेविएशन ना हो इसका मतलब क्या, इसके कारण डेविएशन डेल्टा 1 मान लेता हूं, इसके कारण डेविएशन डेल्टा 2 मान लेता हूं, तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 जीरो होना चाहिए। तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 जो है वो मिला के जीरो होना चाहिए। डेल्टा क्या होता है, थिन प्रिज्म के लिए जो डेविएशन होता है वो होता है म्यू -1 इंटू ए। तो म्यू पहले वाले का म्यू मतलब म्यू1 -1 इंटू A1 प्लस दूसरे वाले का डेविएशन तो वो क्या लिखोगे म्यू2 -1 इंटू A2, ये मिला के जीरो होना चाहिए। यहां से अब देखिए म्यू1 -1 मतलब ये -1 तो 1.54 बन जाएगा, तो 0.54 इंटू A1 इज 4 डिग्री प्लस म्यू2 -1 मतलब 1.72 में से एक घटाओगे तो बन जाएगा 0.72 इंटू A2 इज इक्वल टू 0। यहां से A2 निकालें, A2 कितना आ जाएगा, A2 आ जाएगा अपने पास माइनस का 0.54 इंटू 4 डिग्री अपॉन 0.72। ठीक है, और ये अगर अपन देखें ये 18 से ये 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, तो ये बन जाएगा 3 डिग्री, माइनस का 3 डिग्री। अब माइनस का 3 डिग्री इसका मतलब क्या है कि प्रिज्म जो है वो उल्टा रखा हुआ है। ठीक है, यहां माइनस जो है वो हमें दिखा रहा है कि प्रिज्म जो है वो उल्टा रखा हुआ है। ठीक है, तो जो एंगल होगा प्रिज्म का वो 3 डिग्री हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा, इन अ मेजरमेंट इट इज आस्क्ड टू फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पर यूनिट टॉर्क, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पर यूनिट टॉर्क। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पर यूनिट टॉर्क। अब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता था, याद करिए, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता था स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का इस रेशियो को बोलते थे अपन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बाय टॉर्क पूछ रहा है मेरे को, ये पूछ रहा है ये। ठीक है, इज अप्लाइड ऑन द सिस्टम, द मेजर्ड क्वांटिटी हैज डायमेंशन ऑफ इतनी, ये जो इसकी डायमेंशन है वो डायमेंशन ऐसा कुछ दे रखा है, m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, अगर b 3 है तो c बताना है। देखो सुनो, इसकी डायमेंशन देखते, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन देखो, स्ट्रेन की डायमेंशन तो डेल्टा एल बाय एल, ये तो डायमेंशन लेस हो गया, m0 l0 t0। स्ट्रेस जो होगा वो होगा फोर्स पर यूनिट एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ये हो जाएगा m l t की पावर -2
ये हो गया फोर्स बाय एरिया, एरिया मतलब एल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। ये आ गया स्ट्रेस की डायमेंशन, ये स्ट्रेस की डायमेंशन, यानी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की भी डायमेंशन वही होगी। अब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और टॉर्क की डायमेंशन, अब देखो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो गया, एम एल की पावर -1 टी की पावर -2 अपॉन टॉर्क, टॉर्क हो जाएगा आर क्रॉस एफ, तो आर क्रॉस एफ, एफ मतलब एम एल टी की पावर -2। तो यहां से देखिए तो आप एम एम गायब हो गया, टी की पावर -2 टी की पावर -2 गायब हो गया, मतलब ये बन गया एल की पावर -3। तो ये आना चाहिए, जबकि यहां पे इसने बोला कि ये जो बी है ये 3 है, तो यानी ये क्वेश्चन में ही थोड़ी सी गड़बड़ी, यहाँ बी जो है वो -3 होना चाहिए था, बी जो है वो -3 होना चाहिए था। अगर बी की वैल्यू -3 होती तो सी की वैल्यू 0 आ जाती, ठीक है, सी की वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाती, ठीक, अगर बी जो है वो -3 होता तो, क्योंकि देखो m 0 l की पावर -3 है और t की पावर भी 0 है, तो आंसर 0 हो जाएगा अगर b की वैल्यू -3 है, b = 3 पे यहाँ पे कुछ भी सही नहीं है, ठीक। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा, टू आयरन सॉलिड डिस्क ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस हैव रेडियस r1 and r2 and moment of inertia i1 and i2 respectively. If r2 is equal to 2r1, then the ratio of i1 and i2 would be 1/x. तो x निकालना है, तो देखो दो डिस्क है, ये डिस्क मान ली, इसकी रेडियस मान ली अपन ने r1, दूसरी डिस्क है इसकी रेडियस है r2, और जो r2 है वो 2 गुना है r1 की, ये। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया i1 है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया i2 है, तो हमें बताना है i1 और i2 का रेशो, i1/i2 का रेशो, i1/i2 का रेशो। अब सुनिए i1 कैसे लिखेंगे, i1 कैसे लिखेंगे, i1 अपन लिखेंगे, i1 हो जाएगा m(r1)² m1(r1)² i2 क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेकंड वाले का वो हो जाएगा m2r2²/2। अब यहां पे मुझे ये i1 और i2 का रेशियो पूछा है, ठीक, तो m1r1²/2 और m2r2²/2। अब देखिए i1 रखता हूं, m1r1²/2 और m2r2²/2, तो 2 तो कैंसिल हो गया, मतलब ये आ जाएगा m1r1² अपॉन m2r2²। अब अगर वो दोनों डिस्क जो है वो लोहे की बनी हुई है, आयरन की बनी हुई है, इसका मतलब दोनों की डेंसिटी जो है वो सेम है, तो अगर डेंसिटी सेम है तो ये मास जो है वो लिख सकता हूं डेंसिटी टाइम्स, ठीक है, सरफेस डेंसिटी बात कर रहा हूं, सिग्मा टाइम्स एरिया लिख सकता हूं। एरिया क्या लिखूंगा, पहले वाले डिस्क का एरिया लिखूंगा πr1², ये हो गया पहले वाले का मास इनटू r1², ये टर्म आ गया, अपॉन सेकंड वाले डिस्क का मास, तो सेकंड वाले डिस्क का लिखूंगा सिग्मा इनटू उसका एरिया, उसका एरिया क्या लिखूंगा πr2² इनटू r2², ठीक है। तो ये रेशो देखें तो ये रेशो आ गया r1 की पावर 4 अपॉन r2 की पावर 4, ठीक है, यानी r1/r2 की पावर 4, ये आंसर आ जाना चाहिए। यहां देखें तो r1/r2 इज हाफ, r1/r2 इज हाफ, तो हाफ की पावर 4, तो ये बन गया 1/16, आंसर जो आना चाहिए वो 1/16 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो 1/16 तो मतलब x की वैल्यू जो है वो 16 है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.4 टेस्ला एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सर्कुलर कॉपर डिस्क 20 centimeter in radius. The disk is having uniform angular velocity of 10 pi radian per second about an axis passing through its center and perpendicular to the disk. ठीक है, ये कह रहा है एक डिस्क जो है जिसकी रेडियस, जिसकी ओमेगा जो है वो ओमेगा दे रखी है हमें 10 pi radian per second, 10 pi radian per second, ये डिस्क है। इस डिस्क की रेडियस जो है वो रेडियस हमें 20 सेंटीमीटर दे रखी है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इतनी एक्ट कर रही है इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर, इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे एक्ट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ मान लिया अपन ने बी। अब ये डिस्क अगर ऐसे घूमेगी तो इस डिस्क के सेंटर और पेरिफेरी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस हमसे पूछ रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर ये ऐसे घूम रही होगी तो ये हो जाएगा b(r²/2), ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा सेंटर और पेरिफेरी के बीच में वो ये होगा। अब सुनिए यहाँ पे सारा का सारा डेटा दिया हमें और पोटेंशियल डिफरेंस ही पूछा है, तो देखो b जो है वो b दिया हुआ है कितना 0.4 टेस्ला, ओमेगा जो है वो ओमेगा दिया हुआ है 10 पाई, r जो है वो r दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 का स्क्वायर बाय 2, ये डेल्टा v आ जाएगा और यही पूछा है, इसको सॉल्व कर लें आंसर निकाल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ वेपर डेंसिटीज ऑफ टू गैसेस एट द सेम टेम्परेचर इज 4/25।
तो डेंसिटीज का रेशियो जो है वो मेरे को ρ1/ρ2 जो है वो 4/25 दे रखा है। Then the ratio of RMS velocities will be, अब RMS वेलोसिटी क्या होती है? RMS वेलोसिटी हम जानते हैं, RMS वेलोसिटी होती है √3RT/m, 3RT/m। ठीक है, अब ये RT/m जो टर्म है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इधर सुनिए। ठीक है, RT/m को अगर मैं देखूं तो RT/m को मैं लिख सकता हूं आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके RT/m लिखा जा सकता है P/ρ, क्योंकि PM इज इक्वल टू ρRT होता है आइडियल गैस इक्वेशन में, PM इज इक्वल टू ρRT। तो P/ρ जो है उसी रेशियो को मैं RT/m लिख सकता हूं। यहां से क्या दिख रहा है कि VRMS जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/√ρ के। ठीक है, तो यानी VRMS का जो रेशियो होगा VRMS का, वो VRMS का रेशियो हो जाएगा VRMS 1/VRMS 2 का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा √ρ2/ρ1। ρ2/ρ1 इज 25/4, उसका रूट तो 5/2 आंसर आ जाना चाहिए यहां पे। ठीक, ये 5/2 सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन क्या करा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बोर्स ऑर्बिट वेरीज विद n, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर s। ठीक है, तो क्या कह रहा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट वेरीज विद n। फ्रीक्वेंसी जो है वो n के साथ वेरी कर रही है और वो हमें बताना है कि वो n के साथ कैसे वेरी कर रही है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है 1/टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को आप क्या लिख सकते हैं, 1/टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बताइए जल्दी से, ये फ्रीक्वेंसी होती है, टाइम पीरियड को आप क्या लिख सकते हैं, टाइम पीरियड लिख सकते हैं 2πr/v। अब बोर्स मॉडल में हम जानते हैं कि जो r होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेडियस जो है वो प्रोपोर्शनल होती है आपकी n² के। ठीक है, वेलोसिटी जो होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, वेलोसिटी होती है आपकी z/n के प्रोपोर्शनल। वेलोसिटी जो होती है वो z/n के प्रोपोर्शनल। इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल आ गई, फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल आ गई z/n/n²/z। यहां से देखें तो ये उड़ गया अपना z²/n³, यानी n के कैसे प्रोपोर्शनल आ रही, तो 1/n³ के प्रोपोर्शनल आ रही है। फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रोपोर्शनल आ रही है 1/n³ के, मतलब ये बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्या क्वेश्चन आपको समझ में आया? ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, Which of the following phenomena cannot be explained by the wave theory of light? वेव थ्योरी से कौन सा फिनोमिना जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है ये फिनोमिना वेव थ्योरी से एक्सप्लेन किया जा सकता है। डिफ्रैक्शन तो ऑब्वियसली वेव थ्योरी से ही एक्सप्लेन किया जा सकता है, रिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। कॉम्पटन इफेक्ट जो है नहीं, इसके लिए लाइट का अपन को पार्टिकल नेचर चाहिए होता है। ठीक है, तो कॉम्पटन इफेक्ट जो है ये वेव थ्योरी से एक्सप्लेन होने वाला नहीं है। ठीक, तो डी ऑप्शन जो है ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। वो बोल रहा है कि वेव थ्योरी से कौन सा फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं होगा, तो वो कॉम्पटन इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं होगा। ठीक है, अगले पे चलते। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बार मैग्नेट हैज टोटल लेंथ 2l इज इक्वल टू 20 यूनिट्स। बार मैग्नेट की जो टोटल लंबाई है वो 20 यूनिट्स है। ठीक है, एंड द फील्ड पॉइंट P इज एट डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट्स। पॉइंट P जो है वो 10 यूनिट्स पे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट के सेंटर से पॉइंट P जो है वो 10 यूनिट्स पे। If the relative uncertainty of length measured is 1%, लेंथ में परसेंटेज एरर या परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो 1% दे रखी है। इसका मतलब क्या हमें दे रखा है, डेल्टा L/L जो है, ठीक है, जहां पे भी लेंथ मेजर कर रहे होंगे वो लेंथ में अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू। ठीक है, ये जो है अनसर्टेनिटी परसेंटेज जो दे रखा है वो हमें 1% दे रखा है। ठीक, देन द अनसर्टेनिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड बताना। आप सुनो, बार मैग्नेट के इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है μ0/4π, ये टर्म है μ0/4π m/r³। ये मैग्नेटिक फील्ड होती है बार मैग्नेट के इक्वेटोरियल पॉइंट पे। अब यहां सुनिए, ये m क्या होता है, m होता है इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, और बार मैग्नेट का अगर मैग्नेटिक मोमेंट है तो इसको लिख सकते हो μ0/4π m जो है उसको लिख सकते हो पोल स्ट्रेंथ टाइम्स लेंथ। ठीक है, तो लेंथ कितनी दे रखी है हमें, लेंथ दे रखी है 2l, नीचे हो गया r³। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड में परसेंटेज अनसर्टेनिटी बतानी है। अगर लेंथ जहां पे भी मेजर कर रहे हैं वो लेंथ में परसेंटेज अनसर्टेनिटी अगर 1 है तो, ठीक,
अब ये देखो, इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी बतानी है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी बतानी है, तो कई बार ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं एरर में कि परसेंटेज एरर या परसेंटेज अनसर्टेनिटी बतानी है। तो वो क्या करोगे, देखो यहां पे म्यू नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, एम जो है पोल स्ट्रेंथ कांस्टेंट है, मेजर जो कर रहे हैं वो लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो गलती होने के चांसेस जो है, गलती अनसर्टेनिटी होना जो है वो लेंथ में होगा, तो इसमें होगा और इसमें होगा। ठीक है, आर मेजर कर रहे हैं, मतलब ये दूरी डी या आर, ठीक है, ये मेजर कर रहे हैं और लेंथ मेजर कर रहे हैं, इसको मैं डी लिख देता हूं क्योंकि क्वेश्चन में डी दिया है, ये डी क्यूब हो गया। क्या लिखेंगे, एल की पावर कितनी है, एक, तो एक इंटू लेंथ में परसेंटेज एरर, लेंथ में परसेंटेज एरर एक, प्लस ये बन जाएगा डी की पावर 3, तो 3 इंटू डी में परसेंटेज एरर, डी भी तो लेंथ है, लेंथ में परसेंटेज एरर कितनी है, एक, तो यानी टोटल जो परसेंटेज एरर है वो 4% आएगी। यहां ऑप्शन देखे तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अच्छा, एनटीए ने जो यहां पे आंसर दिए वो 3 और 4 दोनों परसेंटेज दिए थे। ठीक है, कैसे, तो उन्होंने पहले केस में माना कि अगर मान लो ये डायपोल की जो ये लेंथ है 12, इसमें कोई परसेंटेज एरर नहीं है या इसमें अनसर्टेनिटी नहीं है, उन्होंने बोला कि ये फिक्स सर्टेन है, तो अगर इसमें अनसर्टेनिटी नहीं होगी तो एक तरह से ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब आंसर जो आएगा वो सिर्फ इतना आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। पर अगर मैं ये भी लेंथ मेजर कर रहा हूंगा तो इसमें भी अनसर्टेनिटी होगी और इसमें भी अनसर्टेनिटी होगी, तो आंसर इसको भी इंक्लूड करोगे तो ये आंसर 4 आ जाएगा। मतलब यहां पे 3 और 4 दोनों ही आंसर करेक्ट है। 3 कब करेक्ट है मैंने बता दिया, जब ये मान लो कि ये लेंथ बार मैग्नेट की जो लेंथ है ये पूरी की पूरी सर्टेन है, इसमें ये मेजर कर ही नहीं रहे, एक तरह से भगवान की दी हुई वैल्यू है, इसमें कोई एरर पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तब आंसर 3 आएगा। पर अगर ये भी अनसर्टेन है, इसमें भी मेजर कर रहे हैं, मेजर करके आएंगे तो आंसर जो है वो 4 आना चाहिए। ठीक, तो इसमें एनटीए ने जो आंसर दिए थे वो 3 और 4 दोनों परसेंटेज दे दिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, अर्थ हैज मास 8 टाइम्स एंड रेडियस 2 टाइम्स दैट ऑफ प्लेनेट। ठीक है, एक प्लेनेट का, सुनो, एक प्लेनेट है ये P, ये अर्थ है E। ठीक, अर्थ हैज मास 8 टाइम्स एंड रेडियस 2 टाइम्स दैट ऑफ प्लेनेट। प्लेनेट का मास मान लेता हूं, सुनो, प्लेनेट का मास मान लेता हूं m और रेडियस मान लेता हूं r। तो अर्थ जो है उसका मास 8 गुना है, मतलब 8m है, और रेडियस जो है वो 2 गुना है, इसका मतलब 2r है। If the escape velocity from the earth is 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अब escape velocity क्या होती है, escape velocity होती है √2gm/r। हम बोला है कि escape velocity जो है वो 11.2 है। अब देखो gm, m कितना है अर्थ का, अर्थ का m है 8m, 8m बाय रेडियस कितनी है 2r। ये अर्थ के लिए ये चीज है, इस प्लेनेट के लिए हमें बोल रहा है कि escape velocity कितनी होगी, तो इस प्लेनेट के लिए escape velocity होगी √2gm/r। ये चीज निकालनी, मतलब हमें देखो 2gm/r ये वैल्यू निकालनी। इसका मतलब यहां से बचा क्या, देखो ये चीज कट कुटा के बची 4, तो ऊपर 4 एक्स्ट्रा आ रहा है, बाकी तो सब वही जो निकालना वो लिखा हुआ है। 4 को रूट के बाहर निकालोगे तो वो बन जाएगा 2, तो ये 2 को इधर भेजोगे तो 11.2 है, 11.2 उसको 2 से डिवाइड करोगे तो यही वैल्यू √2gm/r है। 11.2 का आधा, इसका मतलब हो जाएगा 5.6 किलोमीटर पर सेकंड, ये आंसर होगा। तो बी आंसर यहां पे करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सच दैट डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज 20 सेंटीमीटर। एक कॉन्केव मिरर है, ये कॉन्केव मिरर इमेज बना रहा है, इस तरह इमेज बना रहा है कि ऑब्जेक्ट की और इमेज की बीच की जो दूरी है वो दूरी 20 सेंटीमीटर है। इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज इज -3, ठीक है, इमेज का मैग्निफिकेशन -3, इसका मतलब इन्वर्टेड बनी है और 3 गुना बड़ी बनी है। ठीक है, एनलार्ज 3 टाइम्स 3 गुना है और इन्वर्टेड बनी है। तो मैग्निफिकेशन, मिरर के लिए मैग्निफिकेशन याद करिए, मिरर के लिए जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है -v/u। मैग्निफिकेशन हमें -3 दे रखा, तो -3 = -v/u। यहां से v/u की वैल्यू जो आ गई वो 3 आ गई। अच्छा, v और u, ये जो दूरी है ये v होती है, ये दूरी u होती है आपकी। v - u जो है, v - u जो है वो 20 है, v - u जो है वो 20 है। ठीक है, ये डेटा दिया हुआ हमें। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें बतानी है, फोकल लेंथ की 2 गुना, मतलब सिंपल सी बात। अब देखिए v/u जो है वो 3 दे रखा है, v - u 20 दे रखा है, तो यहां से देखें, यहां से क्या लिख सकता हूं, v की वैल्यू 3u लिख सकता हूं, और v की वैल्यू अगर 3u यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 3u - u हो गया 2u, 2u = 20। तो u की वैल्यू अपनी आ गई 10, u की वैल्यू अपने पास आ गई 10, और u की वैल्यू अगर 10 यूनिट्स आ गई, u की वैल्यू 10 यूनिट्स आ गई, तो v कितना आएगा, देखो u अगर 10 है तो v की वैल्यू 30 होगी। अब देखिए u 10 है, v 30 है,
ठीक है। और हमें फोकल लेंथ निकालनी, तो फोकल लेंथ क्या होता है मिरर के लिए, फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ होती है यूवी अपॉन यू प्लस वी, ठीक है। 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f से फोकल लेंथ देखोगे तो फोकल लेंथ हो जाएगी यूवी अपॉन यू प्लस वी। यू की वैल्यू आपके लिए -10, v की वैल्यू भी -30, यहां पे वैल्यू पटके हैं तो ये बन जाएगा देखो -10 -30 अपॉन -10 माइनस ऑफ -30, तो ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर बन गया 300 और नीचे हो गया -40, तो ये 0 0 गया, यहां से 30/4 अगर देखें ये माइनस माइनस, ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास रेडियस 30/4 तो 15/2 यानी 7.5। फोकल लेंथ 7.5 आई, फोकल लेंथ -7.5 आई, कॉनकेव के लिए नेगेटिव आनी भी चाहिए, फोकल लेंथ जो है -7.5 आई, इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगी 15 होगी, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है अपने वो 15 है, ठीक, ये आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा, a radioactive nuclei N2 has 3 times the decay constant as compared to decay constant of another nuclei N1. If number of nuclei of both the nucleus are same, if initial number of nuclei are same, then what is the ratio of number of nuclei of N2 to the number of nuclei to the N1 after 1/2 time of N1? ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया अपना, ठीक है। ये क्वेश्चन जो अपना सेशन 1 था, फर्स्ट जो लेक्चर था इस सीरीज का, ठीक है, जो 3 दिन पहले फर्स्ट लेक्चर था, उस फर्स्ट लेक्चर का ये क्वेश्चन नंबर 42 ही वापस यहां पे रिपीट हो गया, स्लाइड मतलब बनाते वक्त मिस्टेक होगी, ठीक है। तो उसको इस क्वेश्चन को अपन कर चुके हैं, तो यहां दोबारा करने का कोई सेंस नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा, अच्छा से डायग्राम है इधर देखो, इन द सर्किट शोन हियर अज्यूमिंग थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ डायोड इज नेग्लिजिबल स्मॉल, थ्रेशोल्ड वोल्टेज नेग्लिजिबल स्मॉल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर बैटरी यहां पे बहुत छोटे से अमाउंट के लगाऊंगा तो भी ये फॉरवर्ड बायस इजीली हो जाएगा, ठीक। देन द वोल्टेज VAB इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय VAB जो है वो करेक्टली रिप्रेजेंट करना है, क्या होगा इधर सुने। अब देखो ये अगर पॉजिटिव रहा ये नेगेटिव रहा हाफ साइकिल के लिए, इधर देखें ये हाफ साइकिल के लिए ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव रहा तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा, इसका मतलब यहां पे करंट नहीं बहने वाला, ठीक है। और करंट नहीं बहेगा तो यहां पे क्या होगा जल्दी बताएं मेरे को, ठीक है। तो ये देखो वो हाफ वेव की तरह काम करेगा और हाफ वेव की तरह काम करेगा, इसका मतलब पहली हाफ साइकिल में तो 0 आ जाएगा और दूसरी हाफ साइकिल में वापस रिपीट हो जाएगी। इसका मतलब यहां साइकिल देखो, अपन को इसका ग्राफ अगर बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ तो ग्राफ क्या बनेगा, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, ये V0 एंड ये -V0, इस तरह से कंटिन्यूअसली ग्राफ बन रहा है। ये तो ये हाफ साइकिल तो अपनी 0 है, फिर ये हाफ साइकिल वैसी की वैसी हो जाएगी, फिर ये 0, फिर ये हाफ साइकिल, ठीक है। तो मतलब यहां पे ग्राफ देखें तो ग्राफ कौन सा हो जाएगा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये ऑप्शन जो है ये पहला वाला तो बोल रहा है VAB हमेशा 0 होगा, नहीं हमेशा तो 0 नहीं होगा, कुछ टाइम के लिए फॉरवर्ड होगा फिर कुछ टाइम के लिए रिवर्स होगा, ठीक है। तो एक साइकिल में काम कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, तो ये वाला जो है ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है जी। 0 होगा फिर हाफ साइकिल काम करा, फिर 0 हो गया फिर हाफ साइकिल के लिए काम करा, इस तरह चलता जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, एन इनफाइनाइट वायर हैज अ सर्कुलर बैंड ऑफ रेडियस A and carrying a current I as shown in the figure. The magnitude of magnetic field at the origin of arc is given by. अब देखो सुनो, ये सर्कुलर आर्क है, सर्कुलर आर्क की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना और करंट ऐसा आ रहा है, यहां से करंट ऐसे आया फिर यहां पे ऐसे गया और फिर करंट ऐसे चला गया। ये डायग्राम में थोड़ी सी मिस्टेक है, ये डायग्राम में यहाँ पे करेक्ट कर लो कि ये जो है ये यहाँ पे पोर्शन नहीं है, ये वाला, ठीक है, इतना ही है जो येलो में बना है, ये वाला पोर्शन ही, ठीक। ये मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, आप देखो जल्दी बताएं, मैग्नेटिक फील्ड देखो इस वायर की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, तो ये एक तरह से सेमी इनफाइनाइट वायर है, सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऐसे आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पे देखोगे मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी इस वायर की वजह से, कितनी होगी μ0 I अपॉन 4 पाई डी, डी कितना, वायर से परपेंडिकुलर दूरी a, तो इतनी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ये इस वायर की वजह से आ गई। फिर इसकी वजह से, इस आर्क की वजह से, सर्कुलर आर्क की वजह से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, सर्कुलर आर्क की वजह से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, μ0 I अपॉन 4 पाई r, r मतलब ए ही है,
इंटू थीटा, थीटा कितना होगा ये सर्कुलर आर्क का, सर्कुलर आर्क का थीटा हो जाएगा अपना 3π/2, 3π/2, ये π/2 फिर π/2 फिर π/2, तो 3π/2। अब किधर की तरफ होगी तो देखो यहाँ पे फिंगर्स कर्ल करोगे ऐसे तो अंदर की तरफ, ये भी मैग्नेटिक फील्ड आपकी अंदर की तरफ है। तीसरा, ये इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो वायर है ये तो इसकी जो एक्सेस है ये इसी पॉइंट से गुजर रही है, इसका मतलब इस वायर की वजह से यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो जीरो होगी। तीनों की वजह से अपन ने मैग्नेटिक फील्ड देख ली, टोटल देखनी है तो जोड़ दो, जोड़ोगे तो क्या बनेगा देखो, μ0I/4π है, μ0I/4π है कॉमन दिख रहा है, तो μ0I/4π है कॉमन निकाल दो, μ0I/4π है कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा यहाँ पे 1 और यहाँ क्या बचा 3π/2। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ऑप्शन μ0I/4π है 3π/2 + 1, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, काफी इजी सा मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन क्या कह रहा, अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 250 ग्राम having length 100 centimeter is balanced on a sharp edge at 40 centimeter mark। देखो रॉड जो है उसका मास मेरे को 250 ग्राम दे दिया है, उसकी लेंथ जो है वो 100 सेंटीमीटर दे दी है। मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूं, ये एक रॉड है, इस रॉड का मास मुझे 250 ग्राम दे दिया है, लेंथ जो है वो मुझे 100 सेंटीमीटर दे दी है, और इसको एक शार्प एज पे बैलेंस कर रखा है, मतलब एक तरह से नाइफ पे बैलेंस कर रखा है, कितने पे 40 सेंटीमीटर पे, तो यहां से 40 सेंटीमीटर पे यहां पे अपन ने बैलेंस कर रखा है, यहां से 40 पे। ठीक है, आगे चलते हैं। अ मास ऑफ 400 ग्राम इज सस्पेंडेड एट 10 सेंटीमीटर मार्क, 10 सेंटीमीटर मार्क पे अपन ने 400 ग्राम लटका रखा है, तो यहां से 10 सेंटीमीटर मतलब इधर की तरफ 10 सेंटीमीटर पे अपन ने 400 ग्राम लटका रखा है, एक मास लटका रखा है। ठीक है, टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ रॉड मास टू बी सस्पेंडेड एट 90 सेंटीमीटर मार्क, यहां से 90 सेंटीमीटर मार्क पे, 90 सेंटीमीटर मार्क पे, यहां से 90 सेंटीमीटर मार्क पे हमें एक मास सस्पेंड करना पड़ेगा इसको बैलेंस करने के लिए। हाँ, नहीं तो देखो इसका सेंट्रो मास किधर होगा, पहले तो रॉड का सेंट्रो मास बीचों बीच, इसका मतलब ये 100 सेंटीमीटर की तो यहाँ 50 पे होगा, ये सेंट्रो मास होगा। अब देखो ये 40 है तो ये गारंटेड ये दूरी 10 होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। mg यहां से लगेगा, mg कितना लगेगा, 250 ग्राम है तो 250 इंटू जी। ठीक है, ये ग्राम में ही लिखा है मैंने, तो 250 इंटू जी। ठीक है, केजी में कन्वर्ट करोगे तो 0.250 इंटू जी हो जाएगा। ठीक है, ये mg लगा, इधर की तरफ से मास लटकाना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसा घूम जाना है। अब ये घूमे ना, इक्विलिब्रियम में रहे, तो मैं क्या करूं, टॉर्क बैलेंस कर दूं इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर दो। ठीक है, इसके अबाउट टॉर्क बैलेंस करोगे, देखो mg ये वाला जो है ये इसको इधर घुमा रहा है, तो इसका टॉर्क क्या लिखोगे, देखो ये कितने ग्राम का था, ये अपना 400 ग्राम का था, 400 ग्राम मतलब 0.4 किलो, तो 0.4 इंटू जी, ये तो हो गया फोर्स, इंटू परपेंडिकुलर दूरी, परपेंडिकुलर दूरी ये कितनी होगी, देखो ये टोटल अपनी 10 है, ये टोटल 40 है, तो ये बची हुई कितनी होगी 30, तो ये 30 सेंटीमीटर मतलब 0.30, ये इसकी वजह से टॉर्क आया। इस हिंज की वजह से, मतलब जो यहां पे शार्प नाइफ रख रखा होगा, इसकी वजह से जो टॉर्क होगा वो जीरो हो जाएगा, फोर्स उसी से पास कर रहा है। फिर इस mg का टॉर्क और इसका टॉर्क जो है बैलेंस करना है, इसका टॉर्क इधर आएगा दोनों का। ठीक है, मतलब ये दोनों ऐसे घुमाएंगे, मतलब टॉर्क जो है वो अंदर की तरफ आएगा, तो ये दोनों का टॉर्क मिला के इसको बैलेंस करना चाहिए। इसका टॉर्क क्या लिखोगे, इसका टॉर्क लिखोगे 0.250 इंटू जी, ये तो हो गया फोर्स, इंटू परपेंडिकुलर दूरी होगी 10, प्लस इसका टॉर्क क्या लिखोगे, mg इंटू परपेंडिकुलर दूरी देखो ये पूरी 90 है, यहां से 40 पे ये रहा, तो यानी ये दूरी हो जाएगी 50। अरे इसके बाद टॉर्क लिख रहे हैं ना, तो यहां से दूरी कितनी होगी 50। ठीक है, 50 मतलब 0.50। अब यहां देखिए जी उड़ गया, हमें m निकालना है, m निकालने के लिए क्या करें, ये 10 सेंटीमीटर था ना, हाँ 10 सेंटीमीटर, तो ये 0.10 है। ठीक है, चलो इसको देख लो, इसको सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये 0.30, 0.10, 0.50, पॉइंट सब तरफ से उड़ गए। अगला 0.400, 0.250, इनको भी पॉइंट उड़ा दूं। ठीक है, ये क्योंकि सब कुछ ग्राम में दिया, तो ये भी m जो है वो ग्राम में आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, देखो 40 इंटू 30 हो गया 1200 इज इक्वल टू 250 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 2500। ठीक है, प्लस m
ये 1 मिनट चेक करना एक बार। m इंटू 50, ठीक है, तो ये शायद नेगेटिव तो नहीं आना चाहिए। 1 मिनट देखें, 1 मिनट, कहीं कैलकुलेशन गलती करें क्या। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 250 ग्राम हैविंग लेंथ 100 सेंटीमीटर इज बैलेंस्ड ऑन अ शार्प एज एट 40 सेंटीमीटर मार्क। 40 सेंटीमीटर मार्क पे अपन ने नाइफ में बैलेंस कर रखा है, ठीक है। मास ऑफ 400 ग्राम इज सस्पेंडेड एट 10 सेंटीमीटर मार्क, यहां से 10 सेंटीमीटर पे, ठीक है। अच्छा ये 400 है, सॉरी 400 इंटू 30 करोगे तो ये हो जाएगा अपना 400 इंटू 30 करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 12,000, सॉरी 12,000। तो 12,000 में से 2,500 गया, 12,000 में से 2,500 गया तो ये बन जाएगा अपना 9,500। 9,500 डिवाइड बाय 50 करोगे तो मास आ जाएगा, मास आ गया 9,500 डिवाइड बाय 50। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 से ये गया तो 9 1 और 9 और 0 190 ग्राम आंसर आ जाना चाहिए। मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। और इसी के साथ आज का सेशन अपना कंप्लीट होता है, ठीक है। आई होप आपकी सारों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, ठीक है। कंटिन्यू रखें इसको, जस्ट 4-5 दिन अपन को और घिसना है, ठीक है। जो भी आपने साल भर मेहनत की होगी वो पूरी की पूरी मेहनत अपनी 4 से 5 दिन में रंग ले आएगी, ठीक है। मेहनत करते रहिए, चलो बाय बाय।